Okay, so we are going to start microbiology. I will try to add some clinical aspects, but जो story है वो microbiology के अराउंड ही होगी. ठीक है, चलें. um, क्या माइंड मैप बनता है बिफोर वी स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी? कीड़े मकोड़े ही ना, लेकिन हमने इनको रैंडम नहीं पढ़ना, हम इनको ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, करके पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब फर्स्ट वी विल स्टार्ट from bacteria, then we will cover viruses, parasites, fungal infections. ठीक है, तो इस तरह से इजी रहेगा. तो हाँ, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स. ओके, तो बिफोर दिस वी स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया. इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, इसे थोड़े से आपके फार्मा के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो भी ठीक हो जाएंगे. ठीक है, ठीक तो हो ही जाएंगे, ऑब्वियसली अच्छे हो जाएंगे, राइट. तो थोड़ा सेल वॉल देखेंगे कि सेल वॉल कैसी है. सेल वॉल आएगी तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स और अच्छी लगेगी. फिर हम सारे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की स्लाइड्स देख लेंगे. कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि फलाना ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव रॉड है या नेगेटिव रॉड है या रॉड है ही नहीं, या कोकाई है. तो इनके लिए सिर्फ टेबल्स ही काफी है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. बस हमें ये पता हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसका बेसिकली पूरा नाम क्या है. ग्राम पॉजिटिव रॉड है या ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, राइट. दो मशहूर जमाना इन्फेक्शन है, एक है जीबीएस और एक है गैस. गैस मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और जीबीएस मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकाइज हैं, इनकी ग्रुपिंग डिफरेंट है. ए जो है वो लीथल है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्सिस इन मदर्स. एंड जो बी है वो मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्सिस इन न्यूनेट्स है, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस जो विद इन 7 days हो जाता है बच्चों को. तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे. आई विल ट्राई टू एड द क्लिनिकल एस्पेक्ट एज वेल. स्ट्रेप्टोकोकाई के बाद हम कंपेयर कर लेंगे स्टेफिलोकोकाई को विद स्ट्रेप्टोकोकाई, क्योंकि ये इनके कंपैरिजन जहाँ जहाँ मेन डिफरेंसेस हैं वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं. और फाइनली फिर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, इकोलाइज, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरिया, इनको भी देख लेंगे इंडिविजुअली ना, जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं. और इस तरह करके हमारा जो है ना ये खत्म हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी अराउंड जो बैक्टीरियाज हैं. ठीक है, और यही सबसे बड़ा है यूनिट. बाकी वायरसेस भी कम है, फंगल इन्फेक्शन भी कम है, पैरासाइट्स भी कम है. ओके, सो जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं आपके लिए आपके एग्जाम में, ये पायरेक्सिया सेप्सिस, इसका इसके फीचर्स. यूटीआई बड़ा पसंद है कॉलेज को, ठीक है, और वैक्सीन्स बड़ी पसंद है कॉलेज को. वैक्सीन्स वैसे पार्ट ऑफ पैथोलॉजी है, लेकिन पसंद है तो बस मैंने यहाँ डाल दिया. दूसरी बात ये कि जो सेल्स होते हैं ना, जो आम सिंपल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स जैसे इंसान, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनमें ज्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं, बड़े होते हैं, इनका डीएनए प्रोटेक्टेड होता है. एनिमल और प्लांट बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. थोड़ा सा बेसिक्स है. सेल वाल आप सबको पता है ना, नंबर 1 के ये सेल वाल होती क्या, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अराउंड जो एक कवरिंग है, सेल वाल है. वो अलग बात है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट होती जरूर है सेल वाल अराउंड बैक्टीरिया. ठीक है, जो उसको एक शेप देती है. अगर ये शेप लाइक रॉड टाइप है तो ये रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा. अगर लाइक गोल गोल है, राउंड है, स्फेरिकल है, तो कोकाई में आ जाएगा, राइट. तो ये इनके कुछ कंपोजिशंस हैं. एक और बात, वो जो माइकोप्लाज्मास है ना, दे आर काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, दे डोंट हैव सेल वॉल. इसी वजह से इनकी शक्ल कोई मुनासिब या वाजे नहीं होती. तो ये एक एक्सेप्शनल बात है, तो इट कैन कम इन एग्जाम. जो चीजें डिफरेंट लगेंगी बाकी चीजों से, वो पार्ट एंड पार्सल होती हैं हर अच्छे एग्जाम पूल का. तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल वाल है वो क्या है, नेगेटिव क्या, और ये आपस में इनका है क्या. दोनों में जो ग्राम पॉजिटिव है ना, जो ग्राम नेगेटिव वाला है, इनको अगर मैं लफ्ज में कहूँ तो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वाल है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. अगर मैं मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेल वॉल्स हैं, बट नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं दे हैव अ लिटिल मल्टी लेयर्ड मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वंस. ठीक है, वन डिफरेंस.
दूसरा डिफरेंस ये है कि लाइक एक जो सेल वॉल है वो किससे बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, टिकोइक एसिड से, ठीक है। और अ, ये दोनों में ही है, बट नेगेटिव में ऐसा क्या है कि जो पॉजिटिव में नहीं है, ठीक है। इसके पास है आउटर मेम्ब्रेन, आउटसाइड द थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, जो कि पॉजिटिव सेल, पॉजिटिव जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल्स होते हैं उनमें नहीं होती, ठीक है। दोनों में ही पेप्टिडोग्लाइकेन है, बट जो ग्राम पॉजिटिव का पेप्टिडोग्लाइकेन अमाउंट है वो ज्यादा है, जो नेगेटिव में है ना वो थोड़ा थिन है, ओनली 10%। अनदर डिफरेंस, बस आपने यही याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स हैं इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कम होता है, ठीक है। और एक एडिशनल अदर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सिर्फ नेगेटिव में मिलती है, वो पॉजिटिव में नहीं मिलती। ये दो दो मेन डिफरेंसेस हैं, बाकी को आप गोली मारे। अच्छा, तो सेल वॉल की इसी फीचर की वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो सेल को किल कर सकती हैं या नहीं किल करेंगी। तो वो कौन सा मैकेनिज्म्स हैं कि बैक्टीरिया अब आजकल के दौर में बड़े रेजिस्टेंट हो गए हैं। बहुत सारी आप देखते हो, कल्चर सेंसिटिविटी कराते हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लिखी होती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो शुरू में पहले कभी नहीं होती थी, मतलब मे बी आज से 10 साल पहले वो एंटीबायोटिक अफेक्ट करती थी, बट अब बहुत सारे लोगों में किनोलोन्स की रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। आ, तो सुपर बग्स बन गए हैं बेसिकली, स्टेफल आम आम इन्फेक्शन सुपर बग बन गए हैं बिकॉज दे बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। और आने वाले दौर में अगर अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं आई तो फिर इंसान क्या होंगे, छोटे छोटे आम इन्फेक्शन से मरने लग जाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी एंटीबायोटिक। तो हाउ एंटीबायोटिक्स बाय अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस, ये कुछ मैकेनिज्म है, फोर आपने याद रखने हैं। तो नंबर वन ये कि एंटीबायोटिक ने जाएगी सेल के अंदर तो सेल खराब होगा ना, जाने ही ना दो, ठीक है। एंट्री पे ही इसको ना एंटर ना होने दो, ठीक है। अच्छा, या फिर एंटर हो जाए तो उसको फौरन बाहर निकाल दो। हम्म। या फिर जो बैक्टीरियाज हैं वो ऐसे एंजाइम्स बना लें जो उस एंटीबायोटिक को खराब कर दे, जैसे बीटा लैक्टिमेजीज एंजाइम्स आ गए हैं। ग्राम नेगेटिव की वो जो आउटर मेम्ब्रेन है जो उसको सेपरेट करती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, उसमें ये स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, ठीक है। या जहां जाके लगना एंटीबायोटिक ने वो साइट ही बैक्टीरिया अपनी चेंज कर ले, तो वो क्या अमल करेगी, क्या उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अंदर ना घुसने दो, घुस जाए तो बाहर निकाल दो, बाहर नहीं निकाल सकते तो ऐसे एंजाइम्स बना लो जो उनको खराब कर दें, ठीक है। या जो उनके दरवाजे हैं वो चेंज कर दो, वो एंटर ही नहीं होंगे। तो दिस इज द वे एंटीबायोटिक्स आर गोइंग टू बी फ्लॉप। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो, ये फास्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फास्फोलिपिड की बनी होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये थोड़ा थिक होता है पॉजिटिव में, तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर एंकरिंग के लिए जो है ये टिकोइक एसिड है, फिर कुछ सरफेस प्रोटीन्स हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या है, ग्राम नेगेटिव में आप ये वाली आउटर लेयर देख रहे हैं ना, आउटर लेयर, दिस वन, जो कि पॉजिटिव में तो नजर ही नहीं आ रही कहीं, इट्स यूनिक टू ग्राम नेगेटिव वन, ठीक है। क्योंकि एडिशनल चीज आई है तो इसका मतलब है जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, जो कि यहाँ ज्यादा थी। मेन दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो सेल वाल होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स हैं, एडिशनल इनकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इनका पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव वंस। ओके, सो सेल वाल रिलेटेड बातें कुछ और कर लेते हैं। एक तो ये शेप देती हैं, और सेल वॉल ही बेसिकली इसमें बहुत सारे स्टेन्स को ना रिस्पॉन्ड करती है। अगर ये ब्लू हो जाए तो ग्राम पॉजिटिव नाम ले देते हैं, अगर ये पिंक हो जाए तो हम ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग डिपेंड्स ऑन सेल वॉल, और बेसिकली जो ग्राम नेगेटिव है उनकी मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो उसका जो स्टेन है वो पिंक है। डिफरेंट हो गया ना, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस दिस स्टेन डिफरेंट। तो अगर ये स्टेन्स लाइक पिंक तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, अगर दे स्टेन्स ब्लू तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो ग्राम नेगेटिव है ना, मैंने आपको बोला था ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स को ना।
जैसे पेनिसिलिन और स्फेलोस्पोरिन्स रेजिस्टेंट आ जाती है, वो किस लिए आती है? वो इस बीटा लैक्टेम्स की वजह से आती है। ये कहाँ होते हैं? ग्राम नेगेटिव के साथ स्पेसिफिक है। फिर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसके बारे में बात की हुई है कि इस पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि which are the target for beta lactams. This group of antibacterial agents thus acting against a metabolic pathway unique to bacteria, which constitute low toxicity to eukaryotic cells. The presence of beta lactamases in the periplasmic space may result in the bacteria being resistant to these agents. पहली बात हो चुकी है कि ऐसे एंजाइम्स बना लेते हैं नेगेटिव वन, जो कि इनकी जो है आउटर मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, वहां मौजूद होते हैं, और यहाँ वो एंटीबायोटिक आएगी तो फिर जो उसको न्यूट्रल कर देते हैं, वो फिर काम नहीं करती, तो वो फिर सुपर बग बन जाती हैं रेजिस्टेंट टू मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स। तो उनको स्पेसिफिक देनी पड़ती है एंटीबायोटिक, जो कि इन बीटा लैक्टेमेजेस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होती है, जिनको ये बीटा लैक्टेमेजेस इन्हें किल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओके, तो वो एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो इस यूनिक तरह के मैकेनिज्म को काउंटर चेक करते हैं ना, वो ही देंगे। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो जिसमें बीटा लैक्टिमेजीज एंजाइम्स हैं, वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, तो उनको हर तरह की एंटीबायोटिक नहीं देनी, स्पेसिफिक वो पेनिसिलिन देंगे, स्फेलोस्पोरिन्स देंगे जो बीटा लैक्टिमेजीज के को बाईपास कर सकें। ठीक है, माइकोप्लाज्मास आर यूनिक बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल, इसलिए इनकी शेप जो है वो लाइक कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ठीक है, दूसरा जो वायरस लाइक बिहेवियर होता है ना, वो किसका होता है? वो क्लेमाइडिया का होता है, बिकॉज दे लैक पेप्टिडोग्लाइकेन। ये बात याद रखनी है, हम अक्सर पूछ लेते हैं कि वायरस लाइक बिहेवियर कौन से बैक्टीरिया का है। वो कौन सा बैक्टीरिया जो वायरस लाइक बिहेव करता है? दिस इज नॉट माइकोप्लाज्मा, दिस इज क्लेमाइडिया। माइकोप्लाज्मा का बस एक यूनिक काम है कि इसकी सेल वाल नहीं होती। दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तो आ, आ, इसी वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं वो बीटा लैक्टेम से रेजिस्टेंट होंगे। मतलब ऐसी दवाइयां जो बीटा लैक्टिमेजिस के खिलाफ काम करती हैं वो माइकोप्लाज्मा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास तो बीटा लैक्टिमेजिस है ही नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल, तो दे विल बी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट टू ऑल दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच वर्क ऑन बीटा लैक्टेम्स। ठीक है, तो ये भी लॉजिकल सी बात है। अच्छा देखो, एंटीबायोटिक की पहले भी फार्मा में बात हुई थी कि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो किल नहीं करती बैक्टीरिया को, बट उनकी ग्रोथ रोक देती हैं। जैसे सल्फोनामाइड्स है जो यूटीआई में इस्तेमाल होती है, रिथ्रोमाइसिन है जो कि एस्टिडीज में या लीकिंग अर्ली लीकिंग में इस्तेमाल हो जाती है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये सारी साइक्लिन है, बेसिकली मैक्रोलाइड ग्रुप है। इसके बाद एक क्लोरमफेनिकोल है, लाइनोजोलिड है, ये थैम्बिटोल, ये सारा जो ग्रुप है ना ये बैक्टीरियोस्टेटिक का है। ठीक है, जो पेनिसिलिन है या स्फेलोस्पोरिन है या रिफैम्पिसिन है या जो एटीटीज हैं, ये बेसिकली ये बैक्टीरियोसिडल है, ये तो ये किल कर देती हैं, ज्यादा बेहतर होती हैं फिर। ठीक है, तो बाकी मर्सा रेजिस्टेंट में हम वैंको देते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और एनोरोब्स में हम मेट्रो देते हैं, और पेनिसिलिन हम गोनोरिया और सिफिलिस में देते हैं। ठीक है, ये आपने ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने साथ ही लिख दिया कि आपको याद रहे कि किस इन्फेक्शन में क्या देते हैं, बाकी ये आगे भी रिपीट हो जाएंगे। तो बैक टू द फार्मा, कि किस तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जीसीपीसी माल्ट प्रोटीन, जीसीपीसी जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो सेल वॉल इनहिबिट करती हैं, मतलब ग्लाइकोपेप्टाइड्स, कार्बोकिनीन्स, पेनिसिलिन, फैलोस्पोरिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, तो सारी की सारी बैक्टीरियसिडल हैं। ठीक है, माल्ट प्रोटीन्स MALT, माल्ट मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रा, ये सारी की सारी स्टैटिक हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती हैं, तो ये भी इजी हो गया। सल्फोनामाइड्स में FO आता है तो फोलेट इनहिबिटर है। फ्लोरोकिनोलोन्स में जो है वो ये DNA रेप्लिकेशन इनहिबिट करती है। बाकी अगेन बैक टू फार्मा के प्रोटीन सिंथेसिस में से 50 सब यूनिट जो इनहिबिट करती हैं वो होती हैं MCS, मतलब मैक्रोलाइड्स, क्लिंडा, क्लोरोफेनिकोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, और जो 30 सब यूनिट को इनहिबिट करती हैं वो होती हैं टैग, मतलब टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लाइसिन्स। ओके, फिर अगेन अब आपको ये टेबल सही लगेगी, क्या चल रहा है, कौन सी सेल वाल खराब कर रही है, कौन सी प्रोटीन खराब कर रही है, कौन सी DNA कर रही है, तो वो पिछली तस्वीर से आप कर लेंगे या वो निमोनिक से कर लेंगे। ये फिर रिपीट हो रही है स्लाइड,
कि फर्स्ट जनरेशन स्पेलोस्पोरिन्स क्या है। स्पेलोस्पोरिन्स बेसिकली बैक्टीरियोसिडल है बिकॉज दे वर्क अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। ओरल देंगे फर्स्ट जनरेशन में तो ये सीफाजोलिन्स हैं, नहीं सॉरी, पारेंटरल देंगे तो सीफाजोलिन्स है, ओरल देंगे तो सीफालेक्सिन एंड सीफाड्रोक्सिल है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में अगर ओरल देते हैं तो सीफाक्लोर है, सिफ्रोजिल है, सिफ्रुक्सिम है, और अगर थर्ड जनरेशन में ओरल देते हैं तो सिफ्रिक्सिम है, मोस्ट कॉमनली गिवन नाउअडेज ड्रग, ठीक है। ओरल में फर्स्ट जनरेशन में सीफाजोलिन है, सेकंड जनरेशन में सिफुरुक्सिम है, सिपोक्सिटिन है, और थर्ड जनरेशन में मसूरे जमाना सीफोटैक्सिम और सेफ्ट्राइक्सोन है, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन आपको याद होगा गोनोरिया में देते हैं। फोर्थ जनरेशन भी आ गई है, सिफीम, सिफिपीम एंड सेफीप्राइम, ये सारी अभी तक पैरेंटल हैं। फोर्थ जनरेशन अभी ओरल नहीं आई, ठीक है। और ये फोर्थ जनरेशन है तो ये फोर्थ लाइन है, मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो कुछ इन्फेक्शन, ना 1 को दे रहे, ना 2 को दे रहे, या 3 को रिस्पॉन्ड करते, तो यूजली वो फोर्थ के खिलाफ अभी रेजिस्टेंट नहीं है, या इनकी कवरेज ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो सवेयर इन्फेक्शन है उनमें हम फोर्थ जनरेशन देते हैं, जैसे सेप्सिस। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के बड़े तरीके हैं, ठीक है। अब ये एक तरीका है जिसमें हम ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। वो जो इनको ऑक्सीजन चाहिए वो एरोब्स हैं, इनको नहीं चाहिए मतलब विदाउट ऑक्सीजन दे कैन ग्रो, दे आर एनारोब्स। अगर ये ऑक्सीजन पे ग्रो करते हैं तो ऑन द बेस ऑफ हिमोलिसिस, कि कंप्लीट हिमोलिसिस है या इनकम्प्लीट है या नो हिमोलिसिस है, इनकी फर्दर इनकी जो है क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मतलब एरोब्स वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें इनकम्प्लीट हिमोलिसिस है वो अल्फा हिमोलिटिक ग्रुप हो गया, जिनमें कंप्लीट हिमोलिसिस हो जाती है जैसे बी हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस ग्रुप है, ठीक है। और जिसमें हिमोलिसिस होती ही नहीं, ठीक है, वो फिर गामा है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ही याद रख लोगे तो इसी से ही काफी क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, यस चाहिए, चाहिए, ओके। तो हिमोलिसिस कैसे कर रहे हो भाई, आधी कर रहे हो, पूरी कर रहे हो, या कर ही नहीं रहे। तो जो बी हेमोलिसिस है ये पूरी हेमोलिसिस करते हैं, और बी हेमोलिसिस की फर्दर क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर लेंसीफाइल ग्रुपिंग, ठीक है। और ये ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं, हम देखते हैं कि जो इनकी सेल वाल है उस पे कार्बोहाइड्रेट एंटीजन मौजूद है या नहीं। और कितने ये लेंसीफाइल ग्रुपिंग है, A to U, टोटल 21 ग्रुप्स हैं लेंसीफाइल। तो अगर मैं कहूँ डेंसिफाइल ग्रुप क्या है तो बेसिकली ये बीटा हेमोलिसिस से निकला है। बीटा हेमोलिसिस क्या है, वो एरोबिक है ना। तो ये आप आराम से इसको ट्रैक कर लोगे कहाँ से निकला है, ओके। वो स्ट्रेप्टोकोकाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, and if they are aerobic then on the base of hemolysis, if they are completely doing hemolysis then on the base of लेंसीफाइल। तो इतनी ज्यादा फाइन लेवल तक स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन है, ऑक्सीजन बेस्ड, हेमोलिसिस बेस्ड, एंड इफ इट इज कंप्लीट देन लेंसीफाइल बेस्ड। उसमें भी 21 ग्रुप्स हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए, हेमोलिसिस चाहिए, यस पूरी, पूरी तो मतलब बीटा, बीटा तो मतलब इसकी बीटा की फर्दर होंगी लेंसीफाइल ग्रुप्स, ठीक है, ओके। बाकी इनके नाम आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपको जाने पहचाने लगे। जो ओब्लिगेट एनारोब्स हैं इनका गुजारा जो है मतलब दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसमें पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाइज है, ठीक है। और ये जितने भी हमारे ये ग्रुप्स हैं जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइज हैं, ठीक है। ग्रुप ए का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप ये अल्फा हिमोलिटिक है, देखो ये बीटा हिमोलिटिक है ना, इसमें ग्रुपिंग हुई है ए और बी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ये अल्फा हेमोलिटिक है या बीटा हेमोलिटिक है। आपको लगेगा क्योंकि ए है तो शायद अल्फा होगा, ऐसा नहीं है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। बिकॉज बीटा हेमोलिसिस वो स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि एरोबिक हैं, अगर वो कंप्लीटली उनकी हेमोलिसिस हो रही है तो फिर उनकी फर्दर ग्रुपिंग है इस पे लेंसीफाइड ग्रुप्स पे। तो वो ग्रुप A B C D जो भी हो है तो सारे बीटा हेमोलिटिक। अगर मैं कहूँ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो मेटरनल सेप्सिस कराता है ये अल्फा हेमोलिटिक है, ये बीटा, यू विल से बीटा हेमोलिटिक। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो
न्यूनेटल सेप्सिस कराता है, ये अल्फा हेमोलिटिक है कि बीटा हेमोलिटिक? बीटा हेमोलिटिक, ठीक है, क्योंकि बीटा हेमोलिटिक ही पे तो हमने ये ग्रुपिंग लगाई है, एल्सिफाइल ग्रुपिंग, ठीक है। ये जो गामा है, जो जिनमें हेमोलिसिस होती नहीं, वो कौन कौन से हैं? वो एंटीरोकोकस हैं, क्लासिफाइड इनटू द स्पीशीज बाय फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगी वो हेमोलिसिस की बेस पे नहीं हो रही, ठीक है, इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हो रही है। और ये जो अल्फा हेमोलिटिक है, इसमें मेन ग्रुप है विरिडेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई, विरिडेंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपने पढ़ा होगा। तो ये कभी पार्शियली है ना, हेमोलिसिस सारी नहीं होती। तो ये आपने इनके साथ इनके एग्जांपल याद रखनी है। पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई, यू कैन इजीली पिक इन योर सिंगल बेस्ट आंसर्स कि ये ओब्लिगेट एनारोब है, ठीक है। अब देखो, चाहे बीटा हेमोलिटिक है, चाहे गामा, चाहे अल्फा, ये तीनों के तीनों हैं तो एरोबिक, ठीक है, एरोबिक है ना। अच्छा, फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से होते हैं? कुछ ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होते, अब इनको पार्शियल समझ लें। ओके, ओ यस। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में जो बीटा हेमोलिसिस थे, उनकी ग्रुपिंग ग्रुप ए में जो हम देखा था हमने, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी है। मैटरनल सेप्सिस पोस्टपार्टम मोस्ट कॉमन काज। अब एग्जाम में भूल जाते हो पायोजेनी है या विरिडन है। भाई विरिडन तो आ, उसमें था ना, अल्फा हेमोलिसिस में था, वो तो आएगा नहीं लैंसीफाइड में, ठीक है। अच्छा, जो ये जीबीएस है, इसका पूरा नाम क्या है? गैलेक्टी। समटाइम जीबीएस नहीं लिखेंगे तो आप गैलेक्टी को आपको आना चाहिए। सी में क्या आता है? ठीक है, ये माइटिस है। डी में क्या आता है? एंटीरोकोकस है। तो यहीं तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जो ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई है वो ए, बी एंड डी है। मोर फ्रीक्वेंटली इनको ग्रुप किया जाता है और लेस फ्रीक्वेंटली सी, जी एंड एफ को किया जाता है। और जो नॉन ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई है वो स्ट्रेप्टोकोकस लेमोनी है एंड विरिडेंस है, ठीक है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हम्म, तो नैन्सी पाइल ग्रुप्स बीटा हेमोलिसिस के थे ना। तो नैन्सी पाइल ग्रुप इज serological method of classifying the streptococci into one of 20 groups, ठीक है, based on the presence of polysaccharides in the bacterial cell wall, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। द टेक्निक विच अलाउ रैपिड डिटेक्शन ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप्स। इस टेक्निक से हम बड़ा जल्दी, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सेल वॉल, हम बड़े जल्दी से बीटा होमोलिटिक के बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। सम स्ट्रेप्टोकोकाई फॉर एग्जांपल जैसे निमोनी है, हमने कहा था इनको ग्रुपिंग नहीं की जा सकती, तो इसमें निमोनी है जिसकी ग्रुपिंग डिफिकल्ट है, हैव नॉट बीन असाइंड टू अ ग्रुप बिकॉज देयर एंटीजन जो है वो फेल टू रिएक्ट विद ग्रुप एंटीसीडा। जब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कैसे इसको पिक करेंगे, कि नजर ही नहीं आएगा फिर। दैट्स व्हाई यू कांट ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, ऑल द यूनिक स्ट्रेप्टोकोकाई बिलोंग टू द लैंसीफाइल ग्रुप सी, ठीक है। ओके, यूनिक सारे सी में है, ठीक है। और जो पायोजिनी है वो ए में था, एगेलेक्टी जो था वो बी में था। बाकी सारे एक्सेप्शन विद नमूनी सारे सी में फॉल करते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्रुप ए में पायोजिनी है। पायोजिनी क्या कराता है? रोमैटिक फीवर कराता है, टॉक्सिक शॉक कराता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस कराता है, स्कारलेट फीवर कराता है। एगेलेक्टी क्या कराता है? जीबीएस है न्यूबर्न में, कोरियमनाइटिस, एंडोमेट्राइटिस। सी, ठीक है, सी वो सारे यूनिक जो हैं, इसमें ये सारे एंडोकार्डाइटिस, फेरेंजाइटिस ये कराते हैं। और फिर ये बाकी ग्रुप हैं, आप इस पे मत जाना, मतलब ये एग्जाम में नहीं आते काजिस। आपने देखा ना, ओवरलैप हुई जा रही है, फेरेंजाइटिस ये भी करा रहा है, ये भी करा रहा है। तो ऐसी चीजें जो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन। पार्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन ये है कि पायोजिनी का ग्रुप क्या है भाई, एगलेक्टिक का ग्रुप क्या है, और नमूनी में ऐसी क्या खास बात है, वी कांट ग्रुप इट। ओके, अच्छा फिर एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स अभी बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये सारे मैंने टेबल्स, जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं आपकी एग्जाम्पल से, वो सारी मैंने निकाली हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ऑल रॉड्स, ऑल नेगेटिव रॉड्स से बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव याद ना भी हो तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना,
जो इम्पोर्टेंट है वही कर लेंगे, और फिर जब आप पास पेपर साथ करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यही इंपॉर्टेंट और यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी थोड़ी फोकस्ड करके यूज करनी है। ठीक है, हेमोलिसिस की बेस पे जो ग्रुपिंग हुई थी वो अल्फा, अल्फा में विरिडेंस थे, ठीक है, एंटीरोकोकस थे, नमूनीस थे, बीटा हेमोलिसिस में पायोजिनीस थे और एकेलेक्टी थे। इनकी डिटेल मैंने अलग से बनाई हुई है, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑक्सफोर्ड में लिखी हुई है तो बस मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, गामा ओलिसिस गामा में और फर्दर है, मतलब ये टेबल जो मैंने शुरू में कराई है वो ही काफी है। आई डोंट थिंक सो तो कि ना इसमें रायता बिखेरने की जरूरत है। अब आप ये देख लें कंपैरिजन, ये आगे भी दोबारा आएगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बार बार मैं करवाऊंगी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई दोनों में एक अच्छी बात है, दोनों ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। ठीक है, ये इनमें बात है। बट जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि जब एक टेस्ट है कैटालिस्ट टेस्ट, इसकी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। जो स्टेफिलोकोकाई है ग्रीन, GREEN, which number do you want? 2। ओके, अब आप जाओ। हाँ ठीक है, पढ़ा लो। अच्छा, तो बच्चों देर बुधवार। तो स्टेफिलोकोकाई में कॉमन बात है, दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, बट कुछ यूनिक भी ऑब्वियसली। स्टेफिलोकोकाई जो है वो पॉजिटिव है विद कैटालिस्ट टेस्ट, जबकि स्ट्रेप्टोकोकाई नेगेटिव है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। बाकी ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, ये अंदर होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे ओरोफेरेंक्स, जीआईटी ट्रैक्ट। जो स्टेफिलोकोकाई है वो स्किन के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे याद भी होगा बचपन से। और तो इसलिए फिर इनका जो डोमेन है स्टेफाइलोकोकाई की वो स्किन है ना। और जो स्टेप्टोकोकाई है उसकी चूंकि इनसाइड होते हैं तो इसलिए ज्यादा करवाते हैं सेप्सिस, जैसे जीबीएस हो गया या गैस हो गया। ठीक है, फेरेंजाइटिस मुंह के अंदर है ना, बैक्टीरियमिया। बाकी ये दोनों भी कराते हैं, जो चीजें दोनों कराती हैं उनको छोड़ो, वो तो मसला ही नहीं है ना। बट देखो दोनों बैक्टीरियमिया करा रहे हैं, दोनों एंडोकार्डाइटिस करा रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज यूनिक विद देम? यूनिक विद देम, दिस इज विद स्किन। No, no, no. Unique with them. This is, inside the body. Just take a minute. हाँ, inside the body. जबकि ये स्किन पे है। अगर ये भी स्किन पे है ना, बट मैं कहूँ स्किन के साथ स्पेसिफिक क्या है, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते स्टेप्टोकोकाई है। स्पेसिफिक तो फिर स्टेफिलोकोकाई हुआ है ना। वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो ये आपने जो स्ट्रॉन्ग अच्छा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स है ना, वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि स्टेप्टोकोकाई का स्ट्रॉन्ग कीवर्ड ये है कि ये बैक्टीरियम में कराता है, ये इनसाइड आवर बॉडी होता है। स्टेफिलोकोकाई स्किन के ज्यादा इन्फेक्शन कराएगा और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को करेगा, जबकि स्टेप्टोकोकाई पहले म्यूकस मेम्ब्रेन को करेगा और फिर स्किन को करेगा। ये ऑर्डर याद रखना, बाकी सब ठीक है। ओके, अच्छा, एक कैटालिस्ट टेस्ट था और दूसरा टेस्ट है कोएगुलेज टेस्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेफिलोकोकाई है बेसिकली ग्राम पॉजिटिव, कैटालेज पॉजिटिव। ठीक है, और उसमें से कुछ स्टेफिलोकोकाई होते हैं जो कि कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इनकी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स तो के स्किन में है, जैसे आप अक्सर स्किन पे वो इन्फेक्शन हो जाए या ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, आप ये दे रहे होते हो मेथिल्सिन सेंसिटिव स्ट्रेन, फ्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन। अगर रेजिस्टेंट है तो फिर वहीं को दे रहे होते हैं। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम हो रही है, फिर शुरू करते हैं। ओके चलो, तो यस, हु विल टेल मी ये जो मोस्ट कॉमन काज है मैटरनल सेप्सिस की, वो पायोजिनी है या नमूनी है? हम्म, पायोजिनी है। यस, अभी भूल ही जाना नमूनी देख के, ये भी पायोजिनी जैसा लगता है, यही आता है फिर एग्जाम में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीटल सेप्सिस पायोजिनी, नमूनी या गैलेक्टी?
अब उन्होंने ग्रुपिंग नहीं की था, आपको पता है ना, वो तो आप स्मार्ट हो गए, आपको पता चल गया जीबीएस है या गैस है। अब वो डायरेक्ट नाम भी पूछते हैं। हम्म। दूसरा तरीका और भी करते हैं। अब हमें पता है कि भाई जो आ, ये ग्रुप ए है चाहे ग्रुप बी है, ये सारे के सारे बीटा हेमोलिटिक हैं। फिर वो क्या कहेंगे, मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीटल सेप्सिस अल्फा हेमोलिटिक ग्रुप बी या बीटा हेमोलिटिक ग्रुप बी, गामा हेमोलिटिक ग्रुप सी। फिर दिमाग घूम जाएगा, पक्का कर लो। बीटा हेमोलिटिक ग्रुप बी। ठीक है, इस तरह से इनको आपने इनकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। नॉन ग्रुपेबल कौन से एनेमोनीज हैं, ठीक है। स्टेफेलोकोकाकस क्या होते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द नोज है, स्किन है, पेरिनियम है, बट सिर्फ इन्हीं के हैं। अगर इसके अलावा कहीं जाएंगे तो वहां ये वायरुलेंट बन जाएंगे, राइट। और ये कैसे अपना वायरुलेंसी शो करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग द एक्सोटॉक्सिन्स। ओके सॉरी। तो एक्सोटॉक्सिन बाय स्टेफेलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव, कोकाई कैटालेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव, यूजुअली spread through direct contact से या via fomites, and how they become pathogenic by producing the exotoxins। फिर एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव से आते हैं, और एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन दोनों ही खराब है, बट एंडोटॉक्सिन स्लाइटली ज्यादा खराब है। ठीक है, चलें अब हम थोड़ा सा फाइन डिटेल कर लेते हैं कि स्टेफिलोकोकाई हमने कहा ना, ये दो ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्रेप लाइक होते हैं, कोकाई है ना ग्रेप लाइक गोल गोल, ठीक है। और नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियम, और ज्यादातर अगर ये फ्लोरा में नहीं है तो फिर ये पैथोजेनिक है, पार्ट ऑफ फ्लोरा नहीं है तो पैथोजेनिक। ठीक है, फिर इनकी ग्रुपिंग हमने की थी कोएगुलेज टेस्ट पे। कोएगुलेज पॉजिटिव जो थे वो स्टेफिलोकोकाई ऑरियस थे, और जो कोएगुलेज नेगेटिव थे, जो मोस्ट कॉमन है वो स्टेफिलोकोकाई पॉजिटिव, वो कोएगुलेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्टोकोकाई और कुछ स्टेफिलोकोकाई कोएगुलेज नेगेटिव भी हैं, ये याद रखिएगा प्लीज। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट नाउ, बट याद रखना है, ये मोटी मोटी बातें हैं, इस हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डू रिमेम्बर स्टेफिलोकोकाई, दे लुक लाइक ग्रेप्स बिकॉज दे आर लाइक कोकाई, दे आर ग्राम पॉजिटिव, दे हैव टू ग्रुप्स, कोएगुलेज पॉजिटिव, पॉजिटिव में मोस्ट कॉमन स्टेफ ऑरियस है, और जो नेगेटिव है उसमें स्टेफिलोकोकाई एपिडर्मिडस है एंड सैप्रोफिटिकस है, बट दे आर लेस कॉमन। ठीक है, और ये जो है इनकी जो पिगमेंट्स होती हैं वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और बस हेमोलिटिक भी हैं ये भी। फिर हम अब बात कर लेते हैं स्टेप्टोकोकाई के। स्टेप्टोकोकाई भी लाइक हैं तो कोकाइज, बट दे लुक लाइक चेन। दोनों ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई थे ना, दे लुक लाइक चेन, और ये कोकाई दे लुक लाइक ग्रेप्स। ठीक है, दोनों एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इनकी जो वॉरुलेंस है, बिसाइड ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकाई की वॉरुलेंस एक्सोटॉक्सिन के अलावा इनमें एक प्रोटीन भी होती है, एम प्रोटीन। दिस इज विद स्पेसिफिक विद स्ट्रेप्टोकोकाई। अब फिर आप दोबारा से स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का डिफरेंस देख लें। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई स्टेफ ऑरियस की बात करूं तो ग्राम पॉजिटिव एंड कैटालेज पॉजिटिव। ठीक है, और यूजुअली स्किन में होते हैं, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में जाते हैं। और इनकी जो बेस्ट चॉइस एंटीबायोटिक की वो फ्लोक्सासिलिन है, रेजिस्टेंट होगी तो फिर वेंको आएगी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई याद करने की खास जरूरत नहीं है, ये अपोजिट आ जाएगा ना, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये स्किन में है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में या इनसाइड ब्लड वेसल्स या इनसाइड मिकोजा। ठीक है, यूटीआई वगैरह कराएंगे। अच्छा, बस इसमें आपने ये याद रखना है कि जो ये बैक्टीरियाज हैं या इवन वायरसेस भी हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, शुरू में एकदम से नहीं सेप्सिस हो जाता। अगर स्टेज वाइज करें तो पहले सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बहुत कम हो गया, रेस्पिरेट रेट ज़्यादा हो गया 20 से, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा, WBC ज़्यादा हो गए या बहुत कम हो गए, ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो इनमें से एक मार्कर भी आएगा तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। बट अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर के साथ हमें ये भी पता चल जाए कि नहीं,
इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, ठीक है, तो फिर हम सेप्सिस कहेंगे। तो सेप्सिस क्या है, 2 इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्लस कंफर्म्ड आर सस्पेक्टेड साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये अभी तक सेप्सिस है। इससे भी ज्यादा जो होगा वो सवेयर सेप्सिस होगा, उसमें क्या होगा, आर्गन डैमेज हो जाएगा, बीपी मेंटेन नहीं होगा, लैक्टेट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, शॉक, मतलब इन शॉक वो कि ऑर्गन डैमेज के साथ जो हाइपोटेंशन है वो करेक्टेबल नहीं है, परसिस्टेंट है। तो ये आपने याद रखना है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स 2 हैं और साथ में पता है साइट ऑफ इन्फेक्शन तो सेप्सिस है, एंड ऑर्गन डैमेज है तो ये सवेयर सेप्सिस है, और स्पेसिफिकली लैक्टेट मोर देन 4 होता है इसमें। और सेप्टिक शॉक में सेम, एवरीथिंग इज सेम लाइक सेवियर सेप्सिस बट परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, अनदर यूनिक वर्ड। ये एग्जाम क्वेश्चन है आपके, याद रखने हैं कि जो सेप्टिक जो है ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स कराते हैं, आरियस हैं, और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन के जो इम्प्लांट्स की साइड पे जो इन्फेक्शन होगा वो स्टेफाइलोकाइकस एपिडर्मिडस होता है। एपिडर्मिडस और आरियस में फर्क था ना, ये कोएगुलेज नेगेटिव थे। नंगे पाँव चलने से सेलुलाइटिस हो गया, उसमें क्या है, ये पायोजिनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी 2/3 और ये स्टेफ ऑरियस 1/3, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम क्या होता है कि वो पूछते हैं सेलुलाइटिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट काज क्या है, पायोजिनी भी लिखा हुआ होगा और आरियस भी लिखा होगा, स्टेफाइलोकोकस आरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी, ठीक है। तो 2/3 चूंकि पायोजिनी करा रहा है तो फिर पायोजिनी होगा, वरना अगर कॉम्बिनेशन में जाए तो अच्छी बात है। मैटरनल सेप्सिस आपको पता है पायोजिनी है, न्यूनेटल सेप्सिस एगेलेक्टी है, डेंटल कैविटीज में म्यूटेंस होते हैं, रोमैटिक फीवर में पायोजिनी है, कोलोनिक कैंसर्स में बोविस होता है, बोवाइन से बोविस याद कर रहे हैं, बज़वर्ड्स के साथ बता दिया। फिर थोड़ा सा बताऊंगी जीबीएस का। जीबीएस 60% वैसे तो होता ही है सब में, बट किस में ये प्रॉब्लम होगा, उनमें जिसमें बच्चे पहले पैदा हो जाएंगे 37 वीक्स पे, ठीक है, जिसमें लीकिंग 18 आवर से ज्यादा हो जाए। जो इसकी जीटीजी है उसमें 18 आवर मेंशन नहीं है, बट स्ट्रैटोजी में जहाँ जीबीएस लिखा है वहाँ 18 आवर की लीकिंग मेंशन है, इसलिए हमने इसको भी लेना है रिस्क फैक्टर। इंट्रापार्टम फीवर है 38 का तो फिर जीबीएस का खदशा है बच्चे को, अगर प्रीवियस बच्चों को जीबीएस है तो फिर ये बच्चा इसको रिस्क है। माँ में जीबीएस पॉजिटिव आ गया, आल्दो 60% में पॉजिटिव होता है बट अगर पकड़ा गया तो फिर रिस्क ज्यादा है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसीजन लेंगे कि हम स्पेसिफिक टू जीबीएस एंटीबायोटिक देंगे ड्यूरिंग लेबर माँ को या नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी देनी है अगर तो एंटीबायोटिक बेंजाइल पेनिसिलिन 3 ग्राम एट द ऑनसेट ऑफ लेबर देंगे, ठीक है। और फिर इसको 1.5 ग्राम 4 आवरली टिल डिलीवरी देते रहेंगे, चाहे 12 घंटे की लेबर है चाहे 16 घंटे की लेबर है, बस 4 आवरली टिल डिलीवरी आपने देना है, ठीक है। तो ये लेबर के साथ है, अगर मैंने करना ही ब्रीच इलेक्टिव सेक्शन तो फिर ये देने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अच्छा, फिर बेंजाइन पेनिसिलिन की डोज, हाँ ये बता दी। एलर्जी है माइल्ड सी तो सिफुरोक्सिन देते हैं, और अगर सवेयर है तो फिर क्या देना है, वैंकोमाइसिन। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन कि एक बच्चा, पिछले बच्चों को जीबीएस है और माँ लेबर में जा रही है तो आप क्या दोगे इसको, आपने मतलब ऑब्वियसली बेंजाइन पेनिसिलिन देना है, बट दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे तो एलर्जी है सवेयर तो फिर बैंको देना है, नहीं उसे माइल्ड एलर्जी है तो फिर सिफ्लोक्सिन देनी है। या चौथी ऑप्शन क्लिंडामाइसिन, जो क्लिंडामाइसिन ओल्डर जीटीजी में देते थे, न्यूअर जीटीजी में क्लिंडामाइसिन नहीं देनी, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ये एंटीबायोटिक्स मिक्स हो जाती हैं रोमैटिक फीवर में, लाइक अगर एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के एंटीबायोटिक के साथ ये थोड़ी मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसमें भी शुरू में हम पेनिसिलिन देते हैं और उसके साथ जेंटामाइसिन देते हैं, अगर एलर्जी हो जाए तो टिकोप्लेनिन देते हैं, ठीक है। अव्वल तो अभी कर नहीं रहे उसको, लेकिन अगर जब करोगे तो फिर ये उसके साथ मिक्स जरूर हो जाती है, तो दोनों को साथ साथ करना है। तो दूसरी बात ये कि ये तो माँ को देनी है ना ताकि बच्चे में इन्फेक्शन ना हो, और अगर बच्चा पैदा हो गया और इन्फेक्शन है उसको, सेप्टिक है बच्चा, तो फिर क्या देंगे बच्चे को, तो फिर बच्चे को पेनिसिलिन के साथ जेंटा देनी है, ठीक है। आ, थोड़ी डिफिकल्ट है ये टेबल, लेकिन करनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है क्लिनिकल मैनेजमेंट में, नॉट इन माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले तो देखें कि
इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट जीबीएस टू प्रिवेंट द फीटस, कि उसको सेप्सिस ना हो। हमने सबसे पहले देखना है कि बच्चे में रिस्क भी है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना, ऑन रिस्क देना है। ठीक है, तो ये ऑन रिस्क वो बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट में, ठीक है, आपने डिलीवरी की है विजाइनल प्लांट, ठीक है, और पिछले बच्चे को था जीबीएस, तो आपने टेस्ट नहीं करना जीबीएस का इस प्रेगनेंसी में। डायरेक्टली व्हेन शी विल गो इनटू लेबर ऑफर हर इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, या कोई रिस्क नहीं था बट अब 37 से पहले डिलीवरी हो रही है, तो ये भी इंडिपेंडेंट रिस्क है, इसमें भी ऑफर करनी है विदाउट एनी टेस्ट। टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो तब भी देना है, तो इसलिए करने की जरूरत ही नहीं है। या आपने टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर भी बेहतर है कि उसको दे दें, ऑफर करें, डिस्कस करके ऑफर करें कि अच्छी बात है आप ले लो। ठीक है, तो ये था ये वाला ब्लॉक। अभी ये हमने ये ब्लॉक कवर कर लिया है कि पिछले बच्चों को डीबीएस है देनी देनी, प्रीटर्म लेबर है देनी ही देनी, चाहे पी प्रॉम के बाद है, वट एवर, बच्चा वक्त से पहले लेबर में जा रहा है, देनी देनी। या आपने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, देनी ही देनी। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो टेस्ट करना होता है ना, वो करना होता है डिलीवरी से 3 से 5 हफ्ते पहले। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कि ड्यूरिंग डिलीवरी टेस्ट कराना है, फिर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर देनी है तो फिर दे ही दो, बजाय इसी के टेस्ट का वेट करो, टेस्ट फिर लेट आता है। बट एनीवे टर्म के बच्चे में क्या करना है, प्री टर्म में तो हमने दे दी, टर्म में हमने देखना है कि लीकिंग का क्या स्टेटस है। ठीक है, राइट, अगर नॉन जीबीएस कैरियर है और लीकिंग हो गई है तब भी देनी है। अगर लीकिंग हो गई है, 18 घंटे की लीकिंग है, तब भी देनी है। बट अगर जीबीएस का स्टेटस हमें नहीं पता, बच्चा टर्म का है और लीकिंग हो गई है, लाइक 37 वीक्स पे लीकिंग हो गई है, एंड जीबीएस उसमें टेस्ट जो है लाइक नहीं हुआ 3-4 हफ्ते पहले, या जरूरत ही नहीं थी करने की, अब उसको लीकिंग हो गई है और 10 घंटे की लीकिंग है, तो फिर जाने दें, नो नीड ऑफ इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस, नो नीड, बिकॉज नाउ इट इज अननोन स्टेटस। ठीक है, तो ये ब्लॉक भी हो गया, अब ये ब्लॉक भी हो गया, राइट। अभी हमने पढ़ा कि टर्म के बच्चे में अगर लीकिंग हुई, ठीक है, और वो लेबर में जा रहा है, तो जाने दो, डोंट गिव इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस, बिकॉज इट इज अननोन, अननोन में नहीं देनी, या आपको पता है नेगेटिव है नहीं देनी। बट अगर आपको पता है जीबीएस पॉजिटिव है इस प्रेगनेंसी में, इस प्रेगनेंसी में जीबीएस स्वैब पॉजिटिव है, तो फिर देंगे एट टर्म विद लीकिंग। ठीक है, नहीं किया हुआ नहीं तो नहीं देनी, गॉट माई पॉइंट। अगर लीकिंग 18 घंटे की है तो आप देंगे, ये इस गाइडेंस में नहीं लिखा, बट स्टेटोजी में लिखा हुआ है। अब हम लेबर पे आ जाते हैं। एक पेशेंट टर्म की है, प्री टर्म में तो देनी थी ना, यहाँ देखो प्री टर्म में तो देनी थी, अब टर्म वाली लेबर में जा रही है तो जाने दो, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, लेबर में जाना ही है उसने, तो नो इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस। हाँ, अगर रिस्क फैक्टर थे प्रायर टू लेबर के, पिछले बच्चे को था, राइट, या इस प्रेगनेंसी में जीबीएस की वजह से यूटीआई हुआ जिसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, राइट, तो आप इसको देंगे, आप इसको ऑफर करेंगे। अच्छा, इंट्रापार्टम लीकिंग हुई और उसके बाद हो गया कोरियो, तो कोरियो में जीबीएस होता है, क्योंकि उसमें अब जीबीएस के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं, तो फिर हम सिर्फ जीबीएस के लिए नहीं देंगे बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, जो कि जीबीएस भी कवर कर लेगा। ठीक है, बाकी हाँ, लेबर में गई है और इसका पेशेंट का, जैसे हमने कहा था ना, लीकिंग के साथ अगर जीबीएस पॉजिटिव था तब दे रहे थे, तो लेबर में भी अगर जीबीएस पॉजिटिव है विद और विदाउट लीकिंग तो फिर देना है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द दिस ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया वाले करंट। अभी मैंने बोला ना, इस प्रेगनेंसी में अगर यूटीआई डीबीएस की वजह से है तो आपने ऑफर करनी है, तो यहाँ ऑफर कर दी, और जब सेक्शन ही करना है इलेक्टिव प्लांट और फिर लीकिंग भी नहीं हुई, लेबर में भी नहीं गई, तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि कहाँ पड़ा है जीबीएस वजाइना में, बच्चा तो वजाइना से जा ही नहीं रहा, वो तो डायरेक्ट डिलीवर हो रहा है, तो फिर क्या जरूरत है दोगे। या बच्चा आईयूडी है तो सेप्सिस तो नहीं होगा ना उसको, एनॉमलस है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल इस तरह से एक दो दफा सुन लोगे तो बस आ जाएगी, बट थोड़ा सा ओरल गॉरिथम कर लेते हैं जीबीएस में। लाइक अगर यूटीआई है ड्यू टू जीबीएस, तो एट द टाइम ऑफ यूटीआई भी देंगे,
एंटीबायोटिक्स तो फिर लेबर में भी देंगे। ठीक है, अगर सीजरियन सेक्शन प्लान्ड है, मेम्ब्रेन्स इंटेक्ट हैं, लेबर में भी नहीं गई, तो फिर जरूरत नहीं होती देने की। लीकिंग में, टर्म की लीकिंग है, जीबीएस नेगेटिव है, नहीं देनी। टर्म की लीकिंग है, जीबीएस पॉजिटिव है, तो फिर दे देंगे। ठीक है, अगर कोरियमनाइटिस हो गया तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देंगे, जो कि जीबीएस भी कवर कर लेगी। 18 घंटे की लीकिंग है तो फिर भी दे देंगे। प्री टर्म में वैसे ही देना है। ये हमने कर लिया। यस जी। नो। एक मिनट बच्चों में, जब तो होगी। एक मिनट। ओके, सो क्लिंडामाइसिन नहीं देनी भाई। मर्सा पॉजिटिव में देते हैं, बट जीबीएस में नहीं देनी। जीबीएस में अगर माइल्ड एलर्जी है तो क्या देंगे, सिफोरुक्सीन, और सवेयर है तो फिर क्या देंगे, बैंकोमाइसिन। नो क्लिंडा। बट फिर देनी कब है क्लिंडा, अपार्ट फ्रॉम जीबीएस इन मर्सा रेजिस्टेंट्स। इसमें आप क्लिंडा भी दे सकते हैं और बैंको भी दे सकते हैं। ठीक है, बैंको का एक साइड इफेक्ट हमने किया था, रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, मर्सा पॉजिटिव में क्लिंडा भी दे सकते हैं, बैंको भी दे सकते हैं, टीको भी दे सकते हैं। ठीक है, जो वो वाले मर्सा, मैथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो मैथिलिन को रेजिस्टेंट हैं और जो वैंको को भी रेजिस्टेंट है और जो टीको को भी रेजिस्टेंट है, उनको क्या देंगे, उनको लाइनोसोलेट देते हैं। एग्जाम में कभी नहीं आया वैसे, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जीबीएस के बारे में काफी बातें कर ली, ऐसे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पार्ट 2 का डोमेन है ये। ठीक है, वेट, व्हाट आर एंटीरोबैक्टीरिसाइड्स। ठीक है, ये लाइक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ग्लूकोज फर्मेंटिंग। इसका मतलब है फिर नॉन फर्मेंटर्स भी हैं। मैं नॉन फर्मेंटर्स मैं बताती हूँ वो कौन से हैं, बट just specific to those enterobacteriaceae which are gram negative, anaerobic but they are facultative anaerobes and they are fermenters। fermenters हमेशा ग्लूकोज के साथ होता है, ग्लूकोज ना भी बोलो तो ये आर fermenters। इसमें ई कोलाई है। ठीक है, इसके बाद क्लेब्सिला है, प्रोटियस है और एंटीरोबैक्टर है, ये याद रखना है। ये जीआईटी के हैं। इसके अलावा ओवर्ट पैथोजेंस अदर देन जीआईटी, शिगेल्ला है, कंपाइलो है, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, और ये सारे एंटीरेडाइडस कराते हैं। तो ये इसके ग्रुप है, बस इतना ही याद रख लो कि एंटीरोबैक्टीरियासाई हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं एंड दे आर फर्मेंटर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं इकोलाई की। इकोलाई फिर क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड फर्मेंटर। तो ये क्या कराता है, ये 80% यूटीआई कराता है। और इसके अलावा यूटीआई क्यों हो जाता है, आप पुलिस डालते हो इसलिए हो जाता है। ठीक है, या कोई स्टेंटिंग करते हो इसलिए हो जाता है। यूटीआई में सेप्सिस क्या होगा, यूरोसेप्सिस, और उसमें क्या होगा, उसमें भी इकोलाई होगा, है ना। चलो एक मिनट। तो ये एंटीरोबैक्टीरियासाइज और दे आर ग्राम नेगेटिव एक्चुअली। जस्ट एक मिनट, लेट मी टू फाइंड एन स्लाइड। बस जस्ट एक मिनट बच्चों। हाँ, ये ठीक कर रहे हैं इसको। ये बेसिकली जो इकोलाइज है ना, दे आर बेसिलाइज, ये ऐसी होते हैं शक्ल इनके। अच्छा, तो फर्मेंटर्स हैं, ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये हमने की थी। नॉन फर्मेंटर्स में आपने सुडोमोनास याद रखना है। ठीक है, तो ये
नॉन फर्मेंटस मतलब नॉन ग्लूकोज फर्मेंटिंग है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, एंड दे आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। जो सुडोमोनाज हैं दे आर रॉड्स, इकोलाई वर बेसिलाइज। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। तो बेसिलाई रॉड्स एक ही बात है, इनको सिंपली रॉड्स भी बोल देते हैं। मुझे पता है, फायदा तुमने यही पूछना था। अच्छा, सम ऑफ द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ द ग्रुप्स आर शोन। तो अभी आपने इकोलाई याद करना है एंटीरोबैक्टीरिसाइड में, और एक याद रखना है सुडोमोनास, ठीक है। इकोलाई जो है वो फर्मेंटर है, और जो सुडोमोनास है वो नॉन फर्मेंटर है। यही एग्जाम में आता है कि कौन सा फर्मेंटर है, कौन सा जो है एंटीरोबैक्टीरिसाइड जो है वो नॉन फर्मेंटर है, ठीक है। दोनों ही ग्राम नेगेटिव है। सो ये टेबल है इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है। दिस टेबल, ओनली दिस टेबल इज सफिशिएंट कि ये सुडोमोनाज हैं, ये क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की कॉमन काज हैं, ठीक है। इसके बाद जो अदर टाइप्स हैं वो देख लें, उसमें ये आ जाते हैं बर्कल होल्डोरिया और ये सारे के सारे, ठीक है। वैसे एग्जाम में इम्पोर्टेंट तो नहीं है, थोड़े मुश्किल हैं। जो एग्जाम में आते हैं यूजुअली या तो इकोली आते हैं, ठीक है, या फिर सुडोमोनास आते हैं, या इनके फर्मेंटिंग का डिफरेंस आता है, या इनका मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आ जाता है। तो इकोली यूटीआई के साथ याद रखो, और सुडोमोनास जो है ना वो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूने के साथ याद रखो, ठीक है। दैट्स एनफ। बाकी जो थोड़े बहुत आएंगे ना आपके एग्जाम में, मतलब लाइक पास्ट पेपर में, दे विल बी स्लाइटली यूनिक, वो उन्हीं पोल के साथ कर लेंगे, और बेसिकली वही 80-90% रिपीट हो जाते हैं। तो इतना एक्सटेंसिव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको फोकस्ड वे में कर लें। ओके, सो अभी हमने किया था एंटीडो बैक्टीरिसाइड्स, ठीक है। तो इसमें हमने सुडोमोनास पढ़ा है, और इकोलाई थोड़ा दिल से पढ़ा है, बाकी जो है वो शिजेल्ला और साल्मोनेलाज भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोनोरिया की, ठीक है। कोका सारा तो कोकाई होगा ना, ग्राम नेगेटिव कोकाई, डिप्लोकोकाई सीन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलीमॉर्फ्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये बड़ा हिंट है एग्जाम में ना। एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है जो बड़ा सवेयर है, वेनीरियल है, या मेल में यूटीआई हो गया या पीआईडी हो गया, और जब देखा है तो पोलीफॉर्म्स के साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो आप दिस इज लाइक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, ये भी बोल देंगे तो फिर बोल दो ये गोनोरिया ही है, ठीक है। गोनोरिया डिजीज है, गोनोकोकस एक ऑर्गेनिज्म है। आ, ये जो है चॉकलेट एगर एंटीएम मीडियम में ग्रो करते हैं। वेनीरियल डिजीज है गोनोरिया, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 8 days का है, ठीक है। याद ना रहे तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड 3 weeks होता है, ये एक तुक्का है। इसके बाद ये जो गोनोरियाज हैं ये होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स पे। ठीक है, तो ये म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स पे होते हैं, याद रखिएगा। और adhesion of gonococci to the urethra or other mucosal surface is the first step in the infection. This is also important कि गोनोरिया जो है कौन से इसके फेवरेट सेल्स हैं, वो एपिथेलियल सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो म्यूकस सिक्रीट नहीं करेंगे वो इसके फेवरेट नहीं है, राइट, जैसे वजाइना है। अच्छा, दूसरा ये कि एडियन इनका फर्स्ट स्टेप है, कि इसके बाद ये इनका स्टेप शुरू होता है इन्फेक्शन फैलाने का। अच्छा, इस पे क्या होता है, दे है
पिलाए ऑन देयर सरफेस, जो इस एडहियन को फैसिलिटेट करते हैं ऑन म्यूकोजल सर्फेसिस, और इसके बाद फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी पैथोजेनेसिस। तो जो पिजाइना है, इसके जो सेल्स हैं दे डोंट सिक्रीट म्यूकस, तो इसलिए रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स गोनोरिया। ठीक है, तो और ये सिक्रीशन कहाँ से आती है? ग्लैंडुलर सेल से। वो कौन से होते हैं? कोलुमनर होते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगी, जहाँ ये सर्विक्स और विजाइना मिलते हैं, तो इसीलिए सर्विसाइटिस ज्यादा होती है। इसी वजह से लाइक जो हमने कल्चर लेना होता है ना गोनोरिया का, वो हमेशा हम यहीं से लेते हैं, सर्विक्स से, यहीं से सही मिलता है सैंपल। एंडो सर्वाइकल स्वैब यहीं से लेंगे फॉर कल्चर। हाँ, फॉर टू सी जस्ट के ऑर्गेनिज्म है या नहीं, उसके लिए वल्व वजाइनल स्वैब फर्स्ट लाइन है। हाउएवर जो कल्चर के लिए लेना है स्वैब पर, वो सर्विक्स से लेना है, क्योंकि दे लव म्यूकोसिक्रीटिंग या कोलुमनर सेल्स, और यहीं मिलते हैं फिर। और फिर इसके बाद इनका जो साइट है वो सारी है जहाँ म्यूकस होगा। आई है, रेक्टम है, थ्रॉट है, फेरेंजाइटिस कराएंगे, प्रोक्टाटस कराएंगे, कंजक्टिवाइटिस कराएंगे, जेनिटो यूरिनरी मतलब यूटीआई भी कराएंगे, यूरेथ्राइटिस कराएंगे मेल में स्पेसिफिकली। जो गोनोरिया है ना, वो एज कम्पेयर टू क्लेमाइडिया थोड़े अक्यूट होते हैं, बट ओवरऑल कॉमन क्लेमाइडिया ही है। ठीक है, इनमें देना क्या है आपने? जो अदर्स, जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो डिस्यूरिया, एब्डोमिनल पेन, पीआईडी, एसटीआई भी है। अगर पेरिटोनियल स्प्रेड हो जाए तो फिट्स हुफ सिंड्रोम है, ऑप्थेल्मिया यूनिटेरम है। ठीक है, और चूंकि ये एंड न्यूट्रोफिल्स या पोलीमॉर्फ्स के थ्रू होते हैं ना, काम करते हैं, तो बड़ा जल्दी काम करते हैं। मतलब बच्चा अभी पैदा हुआ है, पहले दूसरे दिन ही अगर आंखें खराब हो जाएं तो वो गोनोरिया की वजह से होती हैं। अगर जाके पांचवें छठे दिन खराब हो तो फिर वो क्लेमाइडिया की वजह से होती है, बिकॉज क्लेमाइडिया की पैथोजेनेसिस ट्रैवल या वर्क थ्रू लिम्फोसाइट्स, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, डिलेड है। जबकि गोनोरिया तो थोड़ा अक्यूट है, बिकॉज इसका जो फेवरेट सेल है वो न्यूट्रोफिल है। ठीक है, अच्छा इसमें देना क्या है आपने? इसमें आपने देना है सेफ्ट्रिक्सोन देते हैं 1 ग्राम, वो इसका फेवरेट है। दूसरा ये कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो किनोलोन्स, जिसमें ऊफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, बट अगर रेजिस्टेंस है तो फिर सेफ्ट्रिक्सोन बेहतर है। अनकॉम्प्लिकेटेड नोरिया में डॉक्सी इथ्रो भी दे सकते हैं। ठीक है, और वो गोनोकोकाई है तो ये ग्राम नेगेटिव, और ये बीटा लैक्टोमेसिस भी होंगे इनमें ये एंजाइम्स, तो फिर क्या देंगे उसमें? वो गोनोकोकाई जो बीटा लैक्टोमेसिस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पेनिसिलिन खराब करते हैं, तो फिर उन्हें पेनिसिलिन नहीं देंगे। फिर क्या देंगे उनमें? स्पेक्टिनोमाइसिन एंड सीफोक्सिटिन देंगे। ठीक है, और अगर ये भी रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर प्रोबेनिसिड देंगे। लेकिन आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप करें कि गोनोरिया में जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो सेफ्ट्रिक्सोन है। ठीक है, पेनिसिलिन एलर्जी हो जाएगी तो स्पेक्टिनो और प्रोबेनिसिड दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, डैश से एजिथ्रोमाइसिन। बट पार्ट 2 की बात है, क्लेमाइडिया देख लेते हैं। क्लेमाइडिया क्या है? ये भी ग्राम नेगेटिव है, बट ये थोड़ा वीक ग्राम नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द गोनोरिया। इसकी एक ब्यूटी है क्लेमाइडिया की, एक तो ये वायरस लाइक था, दूसरा ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। अगर आपको कहें ना ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर, तो ये क्लेमाइडिया ही है। अगर आपको कहें इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक डिप्लोकोकाई इन पोलीमॉर्फ्स, तो फिर वो गोनोरिया है। ठीक है, ओके। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक है इन्वेसिव, एक है नॉन इन्वेसिव। ठीक है, दोनों करते हैं। इसमें 2 बॉडीज होती हैं, एलिमेंट्री बॉडी एंड रेटिकुलेट बॉडी। क्लेमाइडा ग्रोथ साइकिल इज इनिशिएटेड बाय द अटैचमेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस एलिमेंट्री बॉडी टू द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। नॉन एपिथेलियल, सॉरी, नॉन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी चलते हैं, जबकि गोनोरिया में म्यूकस सिक्रेटिंग थे, वो पेलाई के थ्रू अटैच हो रहे थे, ये एलिमेंटरी बॉडी के थ्रू अटैच हो रहे हैं। ठीक है, उनमें एडहियन किससे हो रही थी? थ्रू पाइलाई, और इसमें एलिमेंट्री बॉडी, दिस इज डिफरेंट, इसको याद कर लो। ठीक है, अच्छा फिर वो तो अक्यूट थे, ये कैसे कर रहे हैं? ये एंटोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, अच्छा ये भी वेनीरियल है, गोनोरिया भी वेनीरियल था, ये मोस्ट कॉमन वेनीरियल है, वो थोड़ा लेस कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन वेनीरियल है।
अच्छा, इनकी ना एक सेल इनकी टाइप है सीरोटाइप डी थ्रू के, और एक है एल। ठीक है। जो लिम्फोग्रेनुलोमा विनीरियम LGV है, वो कास्ड बाय सीरोटाइप्स L1 L2 L3। ठीक है, दो सीरोटाइप्स हैं डी थ्रू के, कलेक्टिवली इनको जेनिटल क्लेमाइडियसिस बोलते हैं। और ये LGV है, ये थोड़ी अल्सर्स कराती है, जेनिटल अल्सर्स जो कि पेनलेस होते हैं विद पेनफुल इंगोनल लिम्फ नोड। आगे बात। ठीक है। तो बस अभी आपने देखना है कि क्लेमाइडिया ग्राउंड नेगेटिव थोड़े थोड़े स्लो हैं, थोड़े वीक हैं, बट मोस्ट कॉमन है, वेनीरियल है। फिर नहीं, मेरा प्यारा बेटा नहीं। ओके। तो फिर दो, नो, दो सीरोटाइप्स हैं, L1 L2 L3, और दूसरी D थ्रू के। ओके, बस यही काफी है, एलिमेंटरी बॉडी और पिलाई भी देख लेना। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, बताया था ना LGB इंकॉनल लिम्फ नोड्स खराब करता है और जेनिटल अल्सर करता है, तो ये बताया अब इन्होंने, बस अभी इसको इतना ही करो। रीटर सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये किसमें होता है, क्लेमाइडिया में। इसमें ना तीन चीजें मिलती हैं, आंखें, यू नो, नी जॉइंट्स एंड, अच्छा, रीटर सिंड्रोम में कंजक्टिवाइटिस, अरेथ्राइटिस और यूरेथ्राइटिस होता है। ठीक है, यूरेथ्राइटिस, विद और विदाउट यूरेथ्राइटिस, ये तीन चीजें हैं, रीटर सिंड्रोम कहते हैं, और ये क्लेमाइडिया में होता है। ठीक है। और ये जो है यूजुअली एज कम्पेयर टू गोनोरिया दे आर मोर एसिम्टोमेटिक। ठीक है। अच्छा, इनकी जो फेवरेट साइट है इसकी भी और गोनोरिया की, वो सर्विक्स है। जो मोस्ट कॉमन काज है ट्यूब ब्लॉक करने की, वो क्लेमाइडिया है। ट्यूब ब्लॉक होगी तो ब्रेकडाउन प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, टेट्रासाइक्लिन, जिसमें डॉक्सी देते हैं। ठीक है। जबकि गोनोरिया की क्या थी, सेफ्ट्रेक्सोन, है ना, इट्स रेजिस्टेंट देन स्पेक्टिनोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड प्रोबेनिसिन, ये याद रखना। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, माइकोप्लाज्मा। माइकोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ये स्मॉल सेल्स हैं। ठीक है, दे आर ग्राम नेगेटिव। और जो इनके टू इम्पोर्टेंट डिजीज है ह्यूमन में माइकोप्लाज्मास की, वो निमोनिया और जेनिटल इन्फेक्शन है। माइकोप्लाज्मा को हम इसी वजह से, बिकॉज जेनिटल इन्फेक्शन कराते हैं, हम क्लेमाइडिया और गोनोरिया के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये निमोनिया भी कराते हैं। मोर सिवियर डिजीज विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, मतलब ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व कर लेते हैं इन लेस देन 10% ऑफ पेशेंट्स। माइकोप्लाज्मा होमिनस काज नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। ठीक है, इसका मतलब है एक यूरेथ्राइटिस गोनोकोकल होता है, एक यूरेथ्राइटिस होता है पोलीयूरेथ्राइटिस व्हिच इज पार्ट ऑफ यूरेथ्राइटिस सिंड्रोम इन क्लेमाइडिया, एंड थर्ड वन इज दिस ड्यू टू माइकोप्लाज्मा नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस. It has also been found to be associated with sepsis, acute salpingitis, right? और STI है, क्योंकि गोनोरिया और लाइक क्लेमाइडिया के साथ पढ़ते हैं, वो दोनों भी STI है, ये भी STI है, इसलिए तीनों को साथ पढ़ते हैं। तीन STI और भी हैं, ये ये तीन मशहूर बैक्टीरिया है जो STI है, बाकी हम पढ़ेंगे वायरसेस, हाँ, हर्पीज आ जाएगा जैसे।
या स्पायरोचेट्स आ जाएगा जिसमें सिकलस है, या वायरसेस में और HIV आ जाएंगे। बट बैक्टीरिया में ये तीन है, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दो तरीकों से आता है, निमोनिया एंड जेनिटल इन्फेक्शन, और इसके अलावा नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस। ठीक है, ओके। बाकी माइकोप्लाज्मा जो है और जो गोनोरिया है वो थोड़े से अक्यूट है एज कम्पेयर टू क्लेमाइडिया, बट क्लेमाइडिया थोड़ा सा कॉमन है, ये इनके पास बड़ा है। अब एक्टिनोमाइसिस की बात करते हैं। एक्टिनोमायोसिस आपने अक्सर पढ़ा होगा कि आईयूसीडी यूजर्स में ज्यादा होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्टिनोमायोसिस? एक्टिनोमायोसिस एनारोबिक है, नॉन एसिड फास्ट, ग्राम पॉजिटिव, कास्ट फार्मिंग, ठीक है, नॉन स्पोर फार्मिंग बैसिलस। ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन है, याद हो जाए तो कर लें, बट जो चीज मिस नहीं करनी वो ये है कि एनोरोबिक है और ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, एनोरोबिक ग्राम पॉजिटिव। ओके, एक्टिनोमाइसिस काज डिजीज एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है, इसमें मल्टीपल एब्सेसिस और ग्रानुलोमास बन जाते हैं, जिस लेटर ऑन एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाती है, साइनसिस बन जाते हैं। ये इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है। पहले एंटीबायोटिक ही देते हैं, स्फेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन या मैक्रोलाइड्स, और अच्छे खासे टाइम के लिए देते हैं। ठीक है, मोर देन 14 डेज। हाँ, रिस्पॉन्ड ना आएगा तो फिर हम सर्जिकल डिब्राइटमेंट करते हैं, बट फर्स्ट लाइन इज एंटीबायोटिक्स। तो दैट वाज अबाउट एक्टिनोमायोसिस, और ये आईयूसीडी यूजर्स में देखी जाती हैं, सल्फर लाइक ग्रैन्यूल्स देती हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन है। फिर हमने कहा था ना एक्सोटॉक्सिन्स ग्राम पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में टेटनस टॉक्सिन्स हैं, क्लोरोटॉक्सिन्स हैं। एक्सोटॉक्सिन्स बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और एंटीजेनिसिटी इनकी जो है, ससेप्टेबल टू एंटीबॉडीज हैं, डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। अच्छा, कोई चीज अगर हीट से पकाने से डिस्ट्रॉय हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए थोड़े कम खराब है। ठीक है, और इनकी एंटीबायोटिक, इनकी जो है एंटीबायोटीज एंटीबॉडीज भी इन पे काम कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। अमाउंट रिक्वायर्ड, लेसर अमाउंट आर रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू द एंडोटॉक्सिन्स। Conversion to toxides can be converted to toxides। ठीक है, effect of heating not heat stable। तो ये एक्सोटॉक्सिन्स का इंट्रोडक्शन है, ये आपने याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि मोस्ट कॉमन एक्सोटॉक्सिन्स के साथ हमने क्या पढ़ना है, टेटनस टॉक्सिन्स एंड कोल्ट्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, और इसी वजह टेटनस इंजेक्शन के फौरन बाद एंटीबॉडीज दे देते हैं, बिकॉज एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, इनकी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और अगर इनको टॉक्सिन्स को किल भी किया जा सकता है, न्यूट्रल भी किया जा सकता है बाय ओवर हीटिंग। एंडोटॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव देते हैं। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स आर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और मतलब इकोलाई, साल्मोनेला, ये एग्जाम क्वेश्चन भी है कि इकोलाई एक्सोटॉक्सिन देता है या एंडोटॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन। साल्मोनेला एंडोटॉक्सिन, सुडोमोनास एंडोटॉक्सिन, बिकॉज दे आर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इकोलाई फर्मेंटर था ना, और सुडोमोनास नॉन फर्मेंटर था। इनकी एंटीबॉडीज नहीं बनती। ठीक है, और लार्ज अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन कंपैरिजन टू द एक्सोटॉक्सिन्स। और इनका टॉक्साइड्स नहीं बनाए जा सकते, एंड दे आर हीट स्टेबल, जितना मर्जी इनको गर्म कर लो, ये नॉन निकल लो ना। ठीक है, ओके। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूमरस इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे DIC, हाँ, मायोलाइसिस, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, TNF फैक्टर्स, ये सारे मोस्ट कॉमन एंडोटॉक्सिन्स हैं। तो अगर मैं कहूँ एंडोटॉक्सिन्स गंदा है या एंडोटॉक्सिन, तो एंडोटॉक्सिन गंदा है ना, ना एंटीबॉडीज बन सकती हैं इनकी, हाँ, और ना ये इन पे कोई हीट इनको डैमेज कर सकती। तो ये ज्यादा बुरे हैं, बुरे दोनों ही हैं, बट एंडोटॉक्सिन आई हेट इट। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स के हैं, बैक्टीरिया, ये ऑब्वियसली आज बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स या बेसिलाई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन थिंग, दे आर मोटाइल। कहाँ मिलते हैं? सॉफ्ट चीज में, मिल्क में जो पॉस्चराइज नहीं है, प्री कुक्ड मीट में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये जब आप टोक्सो पढ़ोगे उसके साथ मिक्स हो जाता है। टोक्सो पैरासाइट्स में पढ़ेंगे, वो कैट्स के साथ होता है या कैट लिटर के साथ।
ठीक है, ये लिस्टीरिया सॉफ्ट चीज, नॉन पास्चराइज मिल्क, या ये जो केन में होता है मिल, उनमें होता है। और ऑल्दो ये सिम्टोमेटिक रहता है। और इसमें एक और भी बात थी कि हाँ, इसकी ग्रोथ ना आप फ्रिज में भी रख दो ना फिर भी होती रहती है। एक एक खास टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, बट ये ग्रो करता है, इसलिए तो केन या प्रिजर्वेटिव वाली फूड में भी मिलता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि वाई वी आर रीडिंग इट, हमने तो गायनी का पेपर देना, ऑब्स का पेपर देना है, इसमें लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स का क्या पढ़ना। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट काम है, वो है कि ये लाइक जीबीएस के बाद जो प्री टर्म में मोस्ट कॉमन काज ऑफ किलिंग या सेप्सिस है ना, वो ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स है। ठीक है, और इसके अलावा ये वैसे तो मिकोनियम पोस्ट मेच्योरिटी में 50% है। प्री मेच्योर बच्चा अगर मिकोनियम पास करता है तो सबसे पहले हम क्या सस्पेक्ट करते हैं, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स। ठीक है, कि माँ को था प्लेसेंटा क्रॉस करके ये बच्चे को खराब कर रहा है, इसीलिए प्री मेच्योर बच्चा जो है वो उसमें मिकोनियम पास हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स की, कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, फ्रिज में भी ग्रो करता है, इसलिए मिल्क चीज और जो हाफ कुक्ड मीट होती हैं, केन फूड होती है, उसमें होता है। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव इज डिफरेंट, और ये सीरियस भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है न्यूनेट्स में। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन काज है सेप्सिस की, स्टिल बर्थ कराता है, मिसकैरेजेस कराता है, सेप्टिसीमिया बच्चों में कराता है, और क्या कराता है, मिकोनियम भी बिफोर 34 वीक्स। हालांकि हमने 34 वीक्स में बहुत रेयर है मिकोनियम देखना, बट विद लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स इट इज वेरी स्पेसिफिक, वी कैन सी इट। और दिस इज द वे, ये फिर वो एंटीराइटस और सेप्टिसीमिया ये सब कुछ कराएगा। देना क्या चाहिए लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स में, एम्पीसिलिन। ये एग्जाम क्वेश्चन है, एम्पीसिलिन यही आता है ना, हो तो बिल्कुल ट्राइमेक्सोल और क्लोमफेनिकोल, बट एम्पीसिलिन याद रखिएगा। ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स ऐसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई शॉर्ट चेन्स। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी जिंदा, डेयरी प्रोडक्ट्स में, बच्चों के लिए खराब, अर्ली अर्ली मिकोनियम, बच्चों में क्या कराएंगे, सेप्सिस मेनिंजाइटिस, ट्रीटमेंट क्या है, एम्पिसिलिन। अब हम करते हैं सूडोमोनास। हम्म सूडोमोनास ग्राम नेगेटिव थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, बेसिलाई थे, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर थे, ये हम तो पहले ही पता है, बट एक चीज हमें पता चली है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, राइट, बिकॉज दे आर एरोबिक। ठीक है, और बाकी ये भी गंदे ही होते हैं, राइट। और सवेयर बर्न्स में वाले पेशेंट में देखे जाते हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स में, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देखे जाते हैं। ये रेजिस्टेंस भी इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और कुछ स्ट्रेन्स हैं जो जेंटा टोब्रामाइसिन इनको करते हैं रिस्पॉन्ड, बट यूजली रेजिस्टेंट ही होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं इनमें, जैसे जेंटा और कार्बापेनिसिलिन। ठीक है, तो बिकॉज रेजिस्टेंट इसलिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स देनी है इसमें। बाकी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स विल ग्रो वेल ऑन द मेजोरिटी ऑफ दी, इसमें एक चीज याद रखनी है, अभी हमने ग्राम नेगेटिव में फर्मेंटिंग फर्मेंटिंग पढ़ी हुई है ना, तो फर्मेंटिंग पे इन्होंने थोड़ा सा इसको डिटेल बताई है कि कौन किस तरह से करते हैं। ओके, आगे कितना रहता है, ओके जस्ट होल्ड ऑन। दो इन्फेक्शन है, सिफिलिस और कुछ एक दो टेबल्स हैं, वो हम विद वायरसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये थोड़ी बेसिक स्लाइड्स हैं आप लोगों को जैसे बताने के लिए कि ग्राम नेगेटिव मीडियाज कौन कौन से होते हैं।
नमाज ब्रेक ले लें थोड़ी सी। हम्म। एक स्लाइड कर लें फिर लेते हैं। ये जो बेसिक स्लाइड है वो बाद में कराती हूँ, बस ये लास्ट वन कर लेते हैं। क्लेमाइडिया का याद कर लो। डॉक्सी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ना, क्लेमाइडिया में हम दे रहे थे डॉक्सी, बट प्रेगनेंसी में क्या देना है, ये स्लाइड ना स्किप हो गई थी व्हेन वी वर डूइंग क्लेमाइडिया। हमने क्लेमाइडिया में क्या पढ़ा था वैसे, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसटीडीज है, बट थोड़ा एसिम्टोमेटिक है एज कम्पेयर टू गोनोरिया। 80% एसिम्टोमेटिक होता है और लिकोसाइड्स या लिम्फोसाइड्स के थ्रू काम करता है। एलिमेंट्री बॉडी होती है, उसके थ्रू डीएन होती है, और नॉन म्यूकोसिक्रेटिंग सेल्स को भी खराब करता है। ठीक है, यही पढ़ा है ना। और बच्चों में थोड़ा चौथे पांचवें दिन पे जाके आई इन्फेक्शन आते हैं। ट्यूब ब्लॉक करता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर ट्यूब सेकंड इनफर्टिलिटी में अगर ट्यूब डैमेज होती है तो है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी रीजन है, यही पढ़ा है ना। अच्छा, तो इसकी ट्रीटमेंट हमने पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी थी ट्रीटमेंट शायद। तो ट्रीटमेंट इसकी ये है कि हाँ, टेट्रा पढ़ी थी हमने। टेट्रा बेसिकली पेरेंट एक एंटीबायोटिक है, उसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है दिस इज क्लासिकल फॉर क्लेमाइडिया। अगर हमें पता चल जाए कि एसटीडी है, ड्यू टू क्लेमाइडिया है, तो हम बहुत सारी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, हम सिर्फ डॉक्सी देंगे। ठीक है, फॉर 14 डेज। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो फिर डॉक्सी नहीं दे सकते, आपको पता है। फिर क्या देंगे? फिर एजिथ्रोमाइसिन देंगे। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में डॉक्सी, और प्रेगनेंसी में क्या देंगे? एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर लाइक नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है, डॉक्सी दी, डॉक्सी से काम नहीं चला, तो फिर सेकंड लाइन क्या है? एजिथ्रो है। ठीक है, चूंकि प्रेगनेंसी लैक्टेशन में डॉक्सी नहीं दे सकते तब भी आपने एजिथ्रो देनी है। एजिथ्रो नहीं दे सकते तो फिर क्या देना है? एरिथ्रो देनी है। अब ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। देखो, डॉक्सी देना है अगर प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी है तो फिर क्या देना है? एजिथ्रो। और अगर एजिथ्रो नहीं दे सकते तो फिर क्या देना है? इरिथ्रो। ठीक है, ये ऐसे है, ये तीनों आ जाएंगी तो फिर आपने देखना प्रेगनेंसी है, यू विल पिक एजिथ्रो। ठीक है। अच्छा, एजिथ्रो रेजिस्टेंट है और प्रेगनेंसी है, यू विल गिव एरिथ्रो। नहीं, पेशेंट तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, यू विल गिव डॉक्सी। बट ये बच्चे में डिफरेंट है। अगर न्यू बर्न में क्लेमाइडिया रिलेटेड कोई आई इन्फेक्शन है, व्हाट यू विल गिव? उसमें डॉक्सी दोगे, एजिथ्रो दोगे, या इरिथ्रो दोगे? तो बच्चों में आपने इरिथ्रो देनी है, बच्चों में इरिथ्रो देनी है। ठीक है, ये पहले आता है, माँ पहले आती है, इरिथ्रो याद कर लो। बच्चा बाद में आता है माँ के, तो उसमें इरिथ्रो देनी है। और ए के बाद ही आएगा ना ये, तो ऐसे करके याद कर लो। राइट। ओके, बाकी रहने दो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो ये एक स्लाइड थी, फिर नमाज ब्रेक ले लेती हूँ। ओके। हम्म। यस। चलिए, सिफिलिस कर ही लेते हैं। सिफिलिस बेसिकली कहाँ से निकला है? ठीक है, दिस इज स्पायरोचीट से निकला है। स्पायरोचीट इसकी मेन क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम सिफिलिस की पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक स्लाइड्स के, इसको डायग्नोज कैसे करना है, कब फॉल्स पॉजिटिव है, कब फॉल्स नेगेटिव है। आप सब मौजूद हो, राइट इन द चैट बॉक्स, या अभी देखते हो? वेटिंग। इंपॉर्टेंट है ये सिफिलिस ना, हाउ टू डायग्नोज सिफिलिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सिफिलिस के ना कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। ठीक है, सिफिलिस जो है ना वो एक ट्रिपोनोमा है। बताती हूँ अभी इसके बारे में। ट्रिपोनोमा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अगर उनकी स्पेसिफिक उनके टेस्ट है, उनको स्पेसिफिक ट्रिपोनोमल टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो कि दे विल बी स्पेसिफिक ओनली टुवर्ड्स ट्रिपोनोमल सेल्स। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, मतलब ट्रिपोनोमा भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नॉन ट्रिपोनोमल इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन स्पेसिफिक हैं, जिनको हम कहेंगे नॉन ट्रिपोनोमल, उनमें दो आते हैं, वीडीआरएल या रैपिड प्लाज्मा रिएजन। ठीक है, स्पेसिफिक टेस्ट वो हैं जो कि स्पेसिफिक टू ट्रिपोनोमल इंफेक्शन या ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें टीपीटीएचए, लाइजा और टीपीपी आता है। ये आपने याद रखना, ये नहीं भूलना कि जो वीडीआरएल और रैपिड प्लाज्मा रीजन है, दे आर नॉन स्पेसिफिक नॉन ट्रिपोनोमल टेस्ट।
अब मेरी बात सुनो, जब किसी चीज को डायग्नोज करेंगे तो हमें तो सबसे अच्छा टेस्ट चाहिए ना, तो हमें स्पेसिफिक चाहिए। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर टू डायग्नोज द सिफिलिस, जो स्पेसिफिक ट्रिपोनोमल टेस्ट है वो कौन से हैं? एलाइजा, टीपीटीएचए, तो यही करने हैं। ठीक है, तो फिर नॉन स्पेसिफिक नॉन ट्रिपोनोमल कब करेंगे? जब डायग्नोज हो जाएगा, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो तब। अच्छा, एक जो ये जो ट्रिपोनोमल टेस्ट है ना, जो स्पेसिफिक टेस्ट है, ये सारी उम्र पॉजिटिव रहते हैं, तो डायग्नोज तो कर लिया सिफिलिस, तो कभी था बॉडी में, लेकिन अभी अभी काम कर रहा है, अभी सिफिलिस रिएक्टिव है या नहीं, वो हमें नॉन स्पेसिफिक टेस्ट बताते हैं, वीडीआरएल। मतलब अगर सिफिलिस की ट्रीटमेंट दे दिया तो वीडीआरएल कम हो जाएगा, नहीं दी तो ज्यादा हो जाएगा, एक्टिव है तो ज्यादा हो जाएगा। बट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये दो हमने अभी टेस्ट पढ़े। तो स्पायरोचीट्स क्या होते हैं? दे आर सिलिंडर, यूनिसेलुलर, मोटाइल, हेलिकल, आर स्पाइरल रॉड्स। देयर मोटिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंडोफ्लैजिला, द मेंबर ऑफ ये जो स्पेसिफिक स्पायरोचीट्स हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये जो बेसिकली दे आर स्पाइरल शेप यूनिसेलुलर रॉड्स हैं, राइट? स्पाइरल शेप्ड है, अब बिकॉज ऑफ देयर शेप दे आर स्पायरोचीट्स। तो इस तरह की शेप के हमें ट्रिपोनोमल मिलते हैं, बोरीला मिलता है, लैप्टोस्पायरा मिलते हैं। ये सारे स्पायरोचीट्स हैं बिकॉज दे आर मोटाइल एंड स्पाइरल एंड रॉड्स। रॉड्स मतलब बेसिलाई हैं। अच्छा, तो ट्रिपोनोमा में ट्रिपोनोमा पैलिडियम है जो सिफिलिस कराता है। ठीक है, जो जो पर्ट्यून है वो यॉस कराते हैं, जो कैरेटम है वो पिंटा कराते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन है ट्रैपनोमा पैलिडियम की सिफिलिस की, वो सेक्सुअली है, या बच्चे से माँ से बच्चे को लगेगा या हस्बैंड को वाइफ से लगेगा। ठीक है, बाकियों का माँ जो है डिफरेंट रूट्स हैं, बट हमने अभी ट्रिपोनोमा पैलिडियम पे ही फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, बाकी बोरिल्ला लेप्टोस्पायरा भी स्पायरोचीट्स हैं, बस ये आपने देख लें। अगर आप करना चाहें कि ये जो लेप्टोस्पायरोसिस है, इसकी ट्रांसमिशन किससे होती है? रैट से। तो ओक्सोप्लाज्मोसिस की कैट से होती है, इसकी रैट से होती है। ये एक दो दफा आप देखोगे इस क्वेश्चन को, बाकी नो, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सिफिलिस के डायग्नोसिस से बात करेंगे पहले। तो अभी हमने कहा कि सिफिलिस रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे ट्रिपोनोमल, जिसमें सीलिया, एलाइजा, टीपीटीएचए हैं, और नॉन स्पेसिफिक में वीडीआरएल और रैपिड प्लाज्मा रिएक्शन है। तो अभी बात हो रही थी ना नॉन स्पेसिफिक है, तो वीडीआरएल एंड रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट देंगे तो लेवल ड्रॉप कर जाएगा, नहीं देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसी ब्यूटी की वजह से ट्रीटमेंट के दौरान इस टेस्ट को बार बार किया जाता है कि ट्रीटमेंट ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये नॉन स्पेसिफिक है तो इनके बारे में ना कुछ तहफुजात भी हैं कि दे कैन बी पॉजिटिव, लाइक प्रेगनेंसी में पॉजिटिव हो सकते हैं, हेपेटाइटिस में पॉजिटिव हो सकते हैं, प्रोकेनामाइड या क्लोरप्रोमेजिन लाइक ड्रग्स इस्तेमाल करने से पॉजिटिव हो सकते हैं, रोमैटिक फीवर में हो सकते हैं, लूपस में हो सकते हैं, लेप्री में भी हो सकते हैं। तो इसका नाम, ये जो फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल है, तो वीडीआरएल ही से याद कर लो। पी मतलब पॉजिटिव प्रेगनेंसी में, बी से वायरल, डी से ड्रग, आर से रोमैटिक, एल से लूपस। तो अगर ये फॉल्स पॉजिटिव होने के इसमें इम्कानात इतने ज्यादा हैं, तो फिर हम क्यों इनको इस्तेमाल करें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए? इसीलिए नहीं करते। इसीलिए स्पेसिफिक ट्रिपोनोमल टेस्ट इस्तेमाल होंगे फॉर डायग्नोसिस एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है ना सिफिलिस को डायग्नोज करने का, वो है इनडायरेक्ट, मतलब ब्लड लेके उसमें देख लो भाई, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लो, जिसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हैं। कुछ मेथड डायरेक्ट भी हैं, जैसे लियन नजर आ रहा है तो वहीं से डायरेक्ट लेके माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के डार्क फील्ड में देख लिया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहते हैं, या पीसीआर करके देख लिया, ये डायरेक्ट टेस्टिंग है। बट डायरेक्ट टेस्टिंग बहुत कम, इसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि डायरेक्ट लियन बहुत कम मिलता है। बट मिल जाए तो फिर हम डायरेक्ट करते हैं, वरना मोस्ट कॉमनली टेस्ट इनडायरेक्ट या सीरोलॉजिकल होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है। हाउ यू विल इंटरप्रेट इट? अभी अभी आपको देखो, टीपीटीएचए तो स्पेसिफिक था, एलाइजा भी स्पेसिफिक है, और आरपीआर या वीडीआरएल तो नॉन स्पेसिफिक है। गॉट माय पॉइंट? अगर एलाइजा पॉजिटिव है और स्पेसिफिक दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है सिफिलिस तो हुआ है इसको, बट ये नहीं पता कि सिफिलिस अभी एक्टिव है या नहीं।
वो क्या बताएगा, वो नॉन स्पेसिफिक बताएगा, वीडीआरएल या आरपीआर, वो भी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सिफिलिस है भी, और सिफिलिस रिएक्टिव या एक्टिव भी है। इट्स मीन दिस इज एन एक्टिव सिफिलिस इन्फेक्शन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव है, एक स्पेसिफिक टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर क्या हो सकता है? मे बी अर्ली इन्फेक्शन हो, ठीक है, मे बी ये फॉल्स पॉजिटिव आ गया हो, और चूंकि सिफिलिस में जो स्पेसिफिक सिफिलिस के टेस्ट होते हैं फॉरएवर मौजूद होते हैं, तो मे बी ओल्ड हो सिफिलिस। ठीक है, तो ये दो इम्कान आते हैं, तो इसमें हम रिपीट करा के देख लेंगे। अगर एलाइजा भी पॉजिटिव है और टीपीटीएच जो कि दोनों स्पेसिफिक हैं, और जो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है नॉन स्पेसिफिक वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि सिफिलिस अभी एक्टिव नहीं है, बट है जरूर, प्रीवियसली ट्रीटेड सिफिलिस है। क्योंकि अगर सिफिलिस अभी एक्टिव होता तो नॉन स्पेसिफिक आरपीआर भी रिएक्टिव होता। राइट ना? ठीक है, तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर सिफिलिस भी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी सिंपल इंटरप्रिटेशन है। ओके, बाकी मैं कहूँ वीडीआरएल पॉजिटिव है, टीपीटीएच नहीं, वीडीआरएल नेगेटिव है, टीपीटीएच नेगेटिव है, और सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रिपोनोमल टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अर्ली सिफिलिस हो सकता है प्राइमरी, बाद में फिर दूसरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, और बाद में वीडीआरएल भी एक्टिव हो जाएगा, तो ये कुड बी अ वेरी अर्ली फेज। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है फिर तो सिफिलिस है भी और एक्टिव भी है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव है और जो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है सिफिलिस था, ट्रीट हो गया, इसलिए तो वीडियल ड्रॉप कर गया है, क्योंकि वीडियल ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस तो बताता है, यहाँ नेगेटिव है तो लेट ट्रीटेड सिफिलिस है, लेटेंट मतलब पुराना कभी हुआ था। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ वीडियल पॉजिटिव है और स्पेसिफिक टेस्ट नेगेटिव है, तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो डायग्नोज करना ही स्पेसिफिक पे था, वो जब नेगेटिव है तो फिर ये सिफिलिस था ही नहीं। ये वीडियल पॉजिटिव है फॉल्स पॉजिटिव, प्रेगनेंसी से, लूपस पे, किसी वायरस इन्फेक्शन से, ड्रग्स से, राइट। तो अगर ये तीनों नेगेटिव है तो इसका मतलब है अर्ली भी हो सकता है या सिफिलिस है ही नहीं। ये क्लियर हो गया? सिफिलिस समझ आ गया? हम्म, क्लियर हुआ है? फंस जाते हो इस पे, मुझे बता दो, इसकी इंटरप्रिटेशन आपके पार्ट का एग्जाम का पार्ट है के साथ जा रहा है। बस बाकियों को, बाकी चीजें गोली मारो। ये इसका टॉप आर्टिकल है, इसमें इन्होंने बोला है एक पेशेंट प्रेग्नेंट है, अब प्रेगनेंसी में ना बुकिंग टेस्ट में सिफिलिस यूनिवर्सल टेस्ट है, आपने करना होता है, आपने किया स्पेसिफिक टीपीटीएच या एलाइजा, वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट पे नहीं डिसीजन लेते, दूसरा भी कराते हैं, एक सेकंड सैंपल भेजते हैं जिसपे एक डिफरेंट स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, दो स्पेसिफिक पॉजिटिव हो गए तो कंफर्म हो गया कि सिफिलिस है। अब ये जानना है कि सिफिलिस ओल्ड है या न्यू है, ट्रीटेड है या नहीं ट्रीटेड, तो विडिरल करा लेंगे या आरपीआर। अगर वो भी ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है सिफिलिस तो है, अगर वो कम है इसका मतलब है फिर सिफिलिस ट्रीटेड है, नो नीड टू एड्रेस इट। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं 3 मंथली कंसीडर करेंगे रिपीट टेस्टिंग, लेकिन रिपीट टेस्टिंग किसकी करानी है? नॉन स्पेसिफिक की, मतलब वीडीआरएल की। वो डाउन होता जाएगा तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। अगर वो डाउन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। ठीक है, ओके, अब हमने डायग्नोसिस तो सिफिलिस का पढ़ लिया, अब इसके हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी और ट्रीटमेंट आउटसाइड प्रेगनेंसी। ठीक है, विद अर्ली सेकेंडरी एंड टर्शियरी सिफिलिस। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बहुत ज्यादा डिटेल में डायग्नोसिस ही आता है, तो इसलिए अगर सुपरफिशियली भी कर लो तो समझ आ जाएगा कि भाई सिफिलिस जो है वो एक ट्रिपोनोमा पैलिडियम टेस्ट है, ये स्पाइरोचीट है, इंक्यूबेशन इसका 3 मंथ्स का होता है। शुरू में क्या होता है, शुरू में शंकर होते हैं, सॉफ्ट सोर्स बनते हैं। ठीक है, और जो नहीं नहीं नहीं, हार्ड सोर, सॉफ्ट सोर कास्ट बाय एचपी सराई एंड। अच्छा, इसको छोड़ो, भी बाद में बताती हूँ, जेनिटल अल्सर अलग से करेंगे। एनीवे, जो ट्रिपोनोमा पैलिडियम है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एसटीडी है, ट्रांसमिशन एसटीडी से भी होती है, बच्चों को माओ से भी हो जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है। ओके, जो हम बड़ों में सिफिलिस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस एंड टर्शियरी सिफिलिस।
ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो समझ आती है, दरमियान में ना सेकेंडरी और टर्शरी की एक लेटेंट सिफिलिस भी है, ये चौथी, इसको चौथा ऐड कर लो तो फिर इस तरह से याद कर लो। कंजेनिटल सिफिलिस अगर विद इन 2 ईयर है तो अर्ली है, और आफ्टर 2 ईयर है तो लेट है। तो कंजेनिटल सिफिलिस में दो ही ऑप्शन हैं, दो ही टाइप्स हैं, लेट, अर्ली या लेट। जबकि अडल्ट में हमने देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और दरमियान में इन दोनों के प्राइमरी सेट टर्शरी के हैं लेटेंट। सबसे गंदा घटिया प्राइमरी सिफिलिस है। प्राइमरी सिफिलिस इसलिए तो हम बुकिंग पे करते हैं, ताकि बुकिंग पे ही एड्रेस हो गया तो ट्रीटमेंट कर दें, वरना ये 100% बच्चे में जाएगा और बच्चा खराब करेगा। लेकिन बच्चे में ये जो सिफिलिस है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसीलिए बुकिंग पे कर लिया, पकड़ा गया, ट्रीट हो गया तो बच्चा बच गया। नहीं आपने अर्ली एक्शन लिया तो भाई फिर वो बच्चे में 100% उसने मसले करने हैं। प्राइमरी सिफिलिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। टिक हो गया एट द बुकिंग एंड नाइसली ट्रीटेड, नो रिस्क। यू हैव मिस्ड इट, इफ इट वाज प्राइमरी 100% बच्चा है, फैक्ट। गंदी बात है ना। अच्छा, तो पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन होगी 3 मंथ्स तक। इसमें टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्ली सिफिलिस वाली सिचुएशन हो सकती है। चलो, प्राइमरी सिफिलिस में शैंकर बन गया, ठीक है, जहां से इन्फेक्शन एंटर हुआ था ना बॉडी में, वहीं बन जाता है। जैसे एसटीडी है तो पीनस पे नजर आएगा, लेबिया में या वजाइना पे नजर आएगा। ट्रीट हो गया प्राइमरी सिफिलिस तो फिर सही है, नहीं ट्रीट हुआ तो फिर क्या होगा, 24 वीक के बाद सेकेंडरी सिफिलिस बन जाएगा, जिसमें रैश होता है। ठीक है, रैश, इसके अलावा हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारे टिस 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 सारे सेकेंडरी सिफिलिस में होते हैं, टर्शरी में नहीं होते प्लीज। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सारे इन्फ्लेमेशन, ये सेकेंडरी सिफिलिस में है विद रैश। यहाँ ट्रीट हो गया, पकड़ा गया तो ठीक है, वरना आगे चला गया लेटेंट सिफिलिस में। लेटेंट सिफिलिस मतलब शक्ल से ही, नाम से ही जाहिर है कि पता नहीं चलता इसमें कि इन्फेक्शन है या नहीं, आराम से पड़ा रहता है, या तो इम्यूनिटी अच्छी है आगे नहीं जाएगा, या 25% आगे चला जाएगा, टर्शरी बन जाएगा। इसमें गम्मास आ जाएंगे, न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोसिफिलिस। तो ये लेटेंट सिफिलिस में या तो ये आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा। इम्यूनिटी अच्छी है तो पीछे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब है तो फिर आगे चला जाएगा। तो इन इनॉकुलेशन के बाद 90 डेज तक ये यू नो इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर प्राइमरी सिफिलिस हो गया, फिर सेकेंडरी सिफिलिस हो गया। सेकेंडरी सिफिलिस अप टू 25% ऑफ पेशेंट्स रिलैप्स विद इन द फर्स्ट 1 to 2 ईयर। ठीक है, और फिर लेटेंट सिफिलिस बन गया। लेटेंट सिफिलिस 20 साल तक का ड्यूरेशन है मैक्सिमम। इसमें या तो बैक टू सेकेंडरी सिफिलिस या फिर फॉरवर्ड टूवर्ड्स टर्शरी सिफिलिस। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ये भी आपको समझ आ जाएंगी जब मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज अक्रॉस ऑल स्टेजेस होती है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिफिलिस है माँ को तो सभी स्टेजेस में ये बच्चे में जा सकता है, बट प्राइमरी सिफिलिस 100% जाता है। ठीक है, कंजेनिटल सिफिलिस 40% होता है अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है, ट्रांसमिशन 100% होती है। और बस, वो कैसे आपने देखना है, पार्वो और सिफिलिस दोनों में ही स्टिल बर्थ हैं, दोनों में ही हाइड्रोप्स हैं, बट सिफिलिस में प्लेसेंटोमेगाली है, सिफिलिस में पेटिकियाए हैं, सिफिलिस में बीबीआरएल टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि पार्वो में क्या था, स्टिल बर्थ, हाइड्रोप्स, नो प्लेसेंटोमेगाली, नो स्किन लीजन्स, स्कूल टीचर होती है और ये अरेथ्राइटिस कराता है वहां में ना यूजली। ये इनके डिफरेंसेस हैं। कंजेनिटल सिफिलिस अगर बच्चे को हो गया तो विद इन 2 ईयर बच्चे में रैश, रेनाइटिस, लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोसेप्टिनोमेगाली और स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज आ जाएंगी। और आफ्टर 2 ईयर इनमें जॉइंट्स इश्यूज, चिंगटन इंसाइजर्स, आगे वाले जो इंसाइजर्स हैं वो खराब हो जाएंगे, मलबरी मोलर्स आ जाएंगे, हाई पैलेटल आर्च आ जाएगी, पेरी ओरल फिशर्स बन जाएंगे, डेफनेस आ जाएगी, फ्रंटल बोसिंग हो जाएगी, ऐसी हालात हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट में बता चुकी हूँ। ओके, ये भी हम कर चुके हैं, इससे ज्यादा रायता नहीं बिखेरना। प्राइमरी सिफिलिस की बातें की हैं, शंकर बनता है, पेनलेस होता है ये। सेकेंडरी सिफिलिस में रैश आता है और वो सारे इन्फ्लेमेशन आ जाती हैं। टर्शरी सिफिलिस में गम्मा मोस्ट कॉमन है, फिर न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोसिफिलिस हैं। कंजेनिटल सिफिलिस माँ से बच्चे में जाएगा और उसकी भी 2 फेजेस हैं। अच्छा, सिफिलिस की ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली सिफिलिस है ना, ठीक है, तो इसमें हम 2.4 दे देंगे सिंगल इंजेक्शन। अगर
एडवांस हो गया है तो फिर हम 3 डोजेस देंगे वीक में फॉर 3 वीक्स, ठीक है। जबकि स्पेसिफिक टू न्यूरोसिफिलिस आपने क्या करना है, प्रोकेन देना है, क्योंकि ये तो वो जो बैरियर है, कौन सा बैरियर है मुझे भूल गया, एक तो प्लेसेंटल बैरियर होता है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, हाँ, वो क्रॉस कर लेता है, तो ये इसमें ये प्रोकेन देनी है, वरना सब में बेंजाथीन पेनिसिलिन है, न्यूरोसिफिलिस में प्रोकेन पेनिसिलिन है। और हम्म, याद रखिएगा ये बेंजाथीन प्रोकेन का लोचा, ठीक है। ओके, बाकी अर्ली में 1 डोज, टर्शरी में 3 डोजेस, और न्यूरोसिफिलिस तो ज्यादा बुरा है ना, इसमें क्या करना, ओटी फॉर 14 डेज देना है सबसे ज्यादा। अब प्रेगनेंसी में क्या करें, प्रेगनेंसी में हमने देखना है स्टेज क्या है और ट्राइमेस्टर क्या है। अगर अर्ली सिफिलिस है प्रेगनेंसी में, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, तो आपने बेंजाथिन दे दी है सिंगल डोज, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 डोजेस देनी है। अर्ली सिफिलिस में, अर्ली सिफिलिस पहले 2 ट्राइमेस्टर में 1 डोज काफी है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा ट्रांसमिशन होती है तो 2 डोजेस दे देंगे। जबकि अगर प्रेगनेंसी में, अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करें तो कितने दे रहे थे, 3 डोजेस दे रहे थे ना, तो बस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में टर्शरी सिफिलिस में 3 डोजेस देते हैं, तो प्रेगनेंसी में 3 डोजेस देंगे। ये पूरा इनका, पूरे सिफिलिस का जो है ना वो है समरी। प्राइमरी सिफिलिस क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, लेटेंट क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। प्राइमरी सिफिलिस में शंकर है, सेकेंडरी सिफिलिस में रैशेज और इन्फ्लेमेशन है, और लेटेंट एसिम्टोमेटिक होता है, और टर्शरी में गम्मा जो कार्डियोवास्कुलर न्यूरोसिफिलिस सब कुछ हो जाता है। ये इनकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है, मतलब ये टेबल कर लो ना, पूरा सिफिलिस हो गया। ओके, तो जेनिटल अल्सर अब बस लास्ट टॉपिक है। देखो, अल्सर अगर पेनलेस है ना जेनिटल एरिया पे, और जो ग्राइन लिम्फ नोड्स हैं वो भी पेनलेस हैं, तो ये सिफिलिस है, ठीक है। अच्छा, अगर पेनफुल है जेनिटल एरिया पे और इंगुइनल लिम्फ नोड्स भी पेनफुल है, तो ये हर्पीज है या शंक्रोइड है। शंक्रोइड शंकर नहीं है, शंक्राइड एच दूसराई से आता है और शंकर सिफिलिस से आता है। अच्छा, दोनों ही पेनफुल है ना, बट फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हर्पीज है या शंक्राइड है। तो जो बायलैटरल ग्राइन लिम्फ नोड्स होते हैं वो हर्पीज में होते हैं, यूनिलैटरल जो होते हैं वो शंकराइड में होते हैं। इसी की बेस पे आप पिक कर सकते हैं कि ये हर्पीज है, ये शंकराइड, वरना दोनों ही पेनफुल हैं, जेनिटल एरिया पे भी और लिम्फ ग्राइन लिम्फ नोड्स पे भी, ठीक है। हर्पीज में ना प्रोड्रोमल सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी आती हैं, और हर्पीज में यूरिनरी टेंशन भी होती है, और हर्पीज ज्यादा सवेयर है वैसे शंकराइड से, और बायलैटरल भी है। अच्छा, अगर अल्सर पेनलेस है और लिम्फ नोड पेनफुल है, तो फिर ये लिम्फोग्रानुलोमा, यू नो, वेनेरियम है, LGV, L1, L2, L3 सीरोटाइप्स हैं क्लेमाइडिया की। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर एग्जाम।
तो ये बेसेट डिजीज है, बस देखिए। ओके, सो बेसेट डिजीज में भी अल्सर बनता है, लेकिन सिर्फ अल्सर नहीं होता। ठीक है, ये रेयर है एक तो। ठीक है, ये एक सिंड्रोम है, तो इसका मतलब है बहुत सारी और मैनिफेस्टेशंस भी हैं। मतलब जेनिटल अल्सर या सोर भी बनाएगा, स्किन रैशेस के साथ, आई इन्फ्लेमेशन के साथ, आंख, ठीक है, जेनिटल सोर्स और माउथ, ये तीन चीजें मिलके सिंड्रोम बनाती हैं। रीटर्स में क्या हो रहा था, पोली अरेथराइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, मतलब ज्वाइंट्स नहीं थे और उसमें अरेथराइटिस था, वो डिफरेंट है। एंड बेसेट सिंड्रोम इज डिफरेंट, इसको बेसेट डिजीज भी बोलते हैं। ओके, माइकोबैक्टीरिया टीबी वाला है। टीबी सिम्टम्स हैं, फीवर, नाइट स्वेट्स आएंगे, वेट लॉस आएगा, कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री आएगी, तो भाई ये माइकोबैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं माइकोबैक्टीरिया, दे आर एसिड फास्ट रॉड्स। ठीक है, पिंक रॉड शोन इन ऑप्शन, ये जो ए है ये इस तरह के नजर आते हैं। टाइप्स हैं माइकोबैक्टीरियम, एवियम और ये मैरिनम। एवियम हम ज्यादा देखते हैं, ये जो है एड्स में आता है, रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स होता है। ठीक है, डेसिमिनेटेड टीबी कराता है, इंट्रासेलुलर। अच्छा, बाकी जो केजिएटिंग ग्रेनुलोमा कराते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस कराते हैं, नॉन केजिएटिंग सार्कोडाइसिस कराते हैं, और सैटेलाइट कैट स्क्रैच डिजीज कराती है। तो ये सारे ग्रेनुलोमा ट्यूबरकुलोसिस नहीं कराता, सिर्फ केजिएटिंग कराएगा। अगर नॉन केजिएटिंग है तो वो सैक्रोटाइप सार्कोडाइसोसिस कराएगा, और जो सेटलेट है वो कैट स्क्रैच डिजीज। तो ये डिफरेंशियल बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी एसिड फेस्ट रॉड्स हैं ये, और ये स्टेन होते हैं जेडन स्टेनिंग पे, इस तरह के ये पिंक रॉड्स नजर, पिंक टाइप रॉड्स या बेसिलाइज से नजर आता है। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो वैक्सी होती है। माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, माइकोबैक्टीरियम की नहीं होती, माइकोप्लाज्मा की नहीं होती, सॉरी। माइकोबैक्टीरिया की होती है, माइकोप्लाज्मा की नहीं होती। इनकी जो सेल वॉल है वो वैक्सी है और एसिड फास्ट। ठीक है, और इसमें हाउ वी विल इन्वेस्टिगेट दैम। अच्छा, ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि करंट इन्फेक्शन भी हो सकता है या पास्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है फिर इन्फेक्शन ही नहीं है, या बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, वो इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है। ठीक है, जैसे एड्स में होता है। ठीक है, इसका टेस्ट सबसे सेंसिटिव करते हैं हम, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जिसको इग्रा बोलते हैं। ठीक है, ये बता देता है कि भाई टीबी है बॉडी में, लेकिन एक्टिव है या नहीं वो एसिड फास्ट बेसिलाई बताया था। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस लाइक ये घोन कम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस यूजली लंग से ही आता है, और 90% इसमें ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव होता है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में जो है रिएक्टिवेशन हो जाती है, यूजली ये अपर जोन को, लोब्स को फिर इन्वॉल्व करता है। ये जो गोन फोकसिस होते हैं ये यूजली मिड या लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर ये लोकलाइज्ड एंड डिस्ट्रिक्टिव डिजीज बना देता है, केजिएटिक ग्रेनुलोमेटोसिस को हमने बात की है। और जो लेस देन 10% है ये प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, और अदर साइट ऑफ बॉडी में भी फैल जाती है, जिसमें लीवर है, लंग्स हैं, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जेनिटल में भी चली जाती है, जिसमें 100% फैलोपियन ट्यूब, 50% एंडोमेट्रियम और 30% ओवरी खराब करती है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि ओल्ड इन्फेक्शन है टीबी, मतलब बच्चे को हुई होगी 15 साल में, दादी नानी से लग गई, उसके बाद ये साइलेंट हो गई, और फिर अंदर ही अंदर मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड करके जाके बैठ गई ओवरी में, या फिर फैलोपियन ट्यूब में, या फिर एंडोमेट्रियम में। और हमें तब भी नहीं पता चलता, पता तब चलेगा जब इनफर्टिलिटी का वर्कअप कराएंगे, 30% शक्ल देखेंगे एचएसजी की या लेप्रोस्कोपी में, तो वो टीबी पड़ी हुई होती है, या टबरक्लोमा बने हुए होते हैं, हम समझ रहे होते हैं ओवेरियन कैंसर है क्योंकि C125 बहुत ज्यादा है, एसआईटीज है, हम उसको एंड स्टेज 4 समझ रहे होते हैं, वो निकलता टबरक्लोसिस है। तो सेकंड कॉमन डीडी जो है ना एंडोवेरियन कैंसर की, वो भी ये टबरक्लोसिस है। अच्छा, अब देखो एंडोमेट्रियोसिस सबसे गंदी बीमारी है गायनी में, फॉर इनफर्टिलिटी। क्या करती है ये, फोलिकल खराब करती है, ट्यूब ब्लॉक करती है, डीएनएस कराती है, पेन कराती है, ओवरी खराब करती है, एंडोमेट्रियम बच जाती है। लेकिन अगर कोई ना एंडोमेट्रियम से भी, एंडोमेट्रियोसिस से ज्यादा भी कोई घटिया बीमारी है, वो है टीबी। ये ओवरी भी खराब करती है, ये एंडोमेट्रियम भी खराब करती है, और ये फैलोपियन ट्यूब भी खराब करती है। देखो एंडोमेट्रियोसिस में तो आईवीएफ हो सकता है, डोनर एग भी लिया जा सकता है। टीबी में तो ओवरी गई, एग भी गया, चलो डोनर एग भी ले लें तो एंडोमेट्रियम भी गई। फिर आप
ना अंडा दे सकते हैं, ना अंडा लेके प्रेगनेंसी को होस्ट कर सकते हैं। तो आई हेट टीबी बेसिकली। अगर टीबी जेनिटल टीबी है, प्रोग्रेस कर गई है, इन्वॉल्व एंडोमेट्रियम, इन्वॉल्व ट्यूब, इन्वॉल्विंग ओवरी, आप ना तो आईवीएफ कर सकते, ना आपकी सरोगेसी हो सकती, जबकि बाकी सारी जगहों पे हो जाती है, इसमें नहीं होती। तो ये याद रखना, बड़ा घटिया इनफर्टिलिटी के क्लिनिक में बहुत मनहूस बीमारी है ये टीबी। ठीक है। तो अच्छा, बस वर्ड फर्टिस पेरिटोनियल एपीआईडी है ना, क्लेमाइडिया में होती है। ये जो बुश के लीगन्स हैं, एचपीवी वार्ट के साथ आते हैं बस वर्ड। कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा वार्ट के साथ होती है, जबकि लाटा सेकेंडरी सिप्लस में होता है। ये दोनों बहुत मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। ग्रुप साइन एलजीबी में पॉजिटिव होता है, दोनों वेनॉन बॉडीज दोनों वेनोसिस में होती हैं। कैंडिडियासिस में सेटलेट लीगन्स होते हैं। सॉफ्ट सोर या सॉफ्ट शैंकर एशबिसराई में होते हैं, जबकि हार्ड जो होते हैं वो सिफिलिस में थे। बाकी यूटीआई इकोलाई कराता है, वुंड इन्फेक्शन स्टेफा ऑरियस कराता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस स्टेप्टो कराते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस गार्डिनेला वेजिनेलिस, एंडोमेट्राइटिस पॉलीमाइक्रोबियल है, बट उसमें भी मोस्ट कॉमन जीबीएस है। फिर ये हमने कर ली थी क्लासिफिकेशन, ऑक्सीजन बेस्ड और नॉन ऑक्सीजन बेस्ड लेंसिफाइल भी हमने कर लिया था। ये हेमोलिसिस भी कर लिए थे हमने। ठीक है। हमने हर इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन को अलग से पढ़ लिया है। अगर आपने टेबल में पढ़ना है तो ये टेबल भी दिए हुए हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड इसेंशियल की टेबल्स हैं तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट गिव देम अ रीड। ये हम कर चुके हैं। कोकाई सारे के सारे उन्होंने एक पोजे में बंद कर दिए हैं, सारे के सारे रॉड्स, ऑल नेगेटिव कोकाई रॉड्स, ऑल ऑल पॉजिटिव रॉड्स, ऑल नेगेटिव रॉड्स, ये सब उन्होंने कंपाइल कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ इन्फेक्शन ढूंढने पड़ते हैं कि भाई क्या है, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि गार्डिनेला वेजिनेलिस क्या है। ठीक है। इसका जो हाल मार्क होते हैं वो क्लू सेल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको कमिंग डेज में। ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये ग्राम वेरिएबल कोकोबेसिलाई है, दिस इज योर की। ठीक है। ओके। माइक्रोप्लाज्मा की टाइप्स हैं, क्लेमाइडे की टाइप्स हैं अलग से, हालांकि स्पायरोचीट्स की टाइप है, हम इनको पढ़ भी चुके हैं। ग्रुप्स ऑन हेमोलिसिस हम कर भी चुके हैं, बट टेबल थोड़ा अच्छा उन्होंने समराइज किया होगा, कंसाइज है। और जीबीएस गैस भी हमने कर लिया था। एंटीरोबैक्टीरियासाइज, फर्मेंटर, नॉन फर्मेंटर कर लिए थे हमने। ओके। माइकोबैक्टीरिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी हमने टीबी पढ़ा है ना, तो ये भी टीबी है कि बेसिकली ओब्लिगेट एरोबिक नॉन मोटाइल ट्रांसपोर फार्मिंग रॉड शेप बैक्टीरिया है, एंड दे आर ग्राम पॉजिटिव, ये याद रखना है। एग्जाम क्वेश्चन है। बाकी इनकी टाइप्स हैं, माइकोबैक्टीरियम, टबरक्लोसिस कम्प्लेक्स में क्या होता है, एवियम होते हैं, कैनेसाई होते हैं, एप्सिस होते हैं, मेरिनम होते हैं, लेप्री होते हैं, ये इनकी टाइप्स हैं। ठीक है। ये इनकी मेडिसिन हैं। मेडिसिन जो है रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड 6 मंथ्स के लिए देते हैं, फिर इथेम्बुटोल और पायरिलोजेनामाइड का 2 मंथ्स देते हैं, टोटल 6 मंथ नाइस बोलती है आपने देना है। और अगर रेजिस्टेंट है तो यू कैन एक्सटेंड इट टिल 12, एंड इवन मल्टी रेजिस्टेंट में टिल 18 मंथ्स तक हम इनको दे सकते हैं। बट नॉन नॉन कॉम्प्लिकेटेड जो एटीटी है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, जो कि हम लंग टीबीज में देते हैं, वो 6 मंथ की हैं, या इवन जेनिटल टीबीज में भी देते हैं, वो 6 मंथ की हैं। तो पहले 2 मंथ्स में रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड देते हैं। ठीक है। और नहीं सॉरी, जो रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड है वो 6 मंथ्स के लिए देते हैं। जो इथेम्बुटोल और पारिजिनामाइड है वो 2 मंथ्स के लिए देते हैं, इफ ड्रग सेंसिटिव डिजीज है। ठीक है, मतलब नॉन कॉम्प्लिकेटेड में। तो 6 मंथ आम टीबी में देते हैं, खास टीबी में वी कैन एक्सटेंड। और अगर ये फर्स्ट लाइन एटीटी से रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो फिर सेकंड लाइन एटीटीज हैं, थर्ड लाइन एटीटीज हैं, फिर फाइनली फिर इनकी सर्जरीज करनी पड़ती हैं अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इनकी हो जाए फेल। ओके, दैट वाज अबाउट बैक्टीरिया। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही जरूरी है, वरना ओनली अगर टीबी पढ़ोगे तो यही कोई 100 पेज का है ना, टू नो दिस। अगर ओनली एसटीआई ही पढ़ने लग जाए तो 100 पेज का है, बट फार एमआरस योर जीवन, फार माइक्रो, आपने याद रखना है ये बैक्टीरिया है या वायरस है। बैक्टीरिया है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रॉड है या बैसिला है।
ठीक है, करता क्या है, देते क्या है इसमें, दैट्स ऑल। इससे आगे आपने राइट लेफ्ट नहीं होना। ओके, 80% माइक्रो आज हो गई है। अल्लाह हाफिज।